तुमने क्या कहा कि तुमने क्या लिया? रितिका पहले ही इस बिंदु पर मुड़ चुके थे और दक्ष को सावधानी से देख रहे थे। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। दक्ष मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा, मैंने पूर्वी उपनगरों में जमीन का वह टुकड़ा लिया है और एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। हा हा हा। रितिका ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, दक्ष, तुम अपने चुटकुलों में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बात कह रहे हो। मुझे पूर्वी उपनगरों में ये परिवार की जमीन के बारे में पता है। इसे 5 साल पहले 25 करोड़ में खरीदा गया था, जिसने पूरे सागरनगर शहर को चौंका दिया था। 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई विकास नहीं हुआ है और यह सागरनगर शहर में मजाक का पात्र बन गया है। मैंने ये भी सुना है कि उनके परिवार के पास पैसे की तंगी है और वे हर जगह जमीन बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत $30 करोड़ है। आप इसे कैसे वहन कर सकते हैं? दक्ष ने कहा, मैंने इसे अभी खरीदा है। रितिका ने पूछा, आपने इसे कैसे खरीदा? दक्ष ने जवाब दिया, बस इसके लिए भुगतान करें। सामान के लिए पैसा? रितिका। उसने दक्ष से थोड़ी निराशा महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। उसका ये पति दिन ब दिन अविश्वसनीय होता जा रहा था। ये तो पहले से ही बुरा था कि वह आलसी था और कंपनी में काम पर नहीं जाता था, लेकिन अब तो वह शेखी भी बघार रहा था। क्या वह उससे बस नौकरी या बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं कह रही थी? और उसने उसे रोकने के लिए शेखी बघारना सीख लिया। रितिका दक्ष से लगातार निराश हो रही थी। दक्ष, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पहले मुझे हमेशा उम्मीद थी कि तुम कुछ हासिल कर सकोगी, या अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कम से कम मेरी कंपनी में काम करोगी और धीरे धीरे अपनी योग्यताएं विकसित करोगी। लेकिन तुम सिर्फ 2 बार ही गईं और दोनों ही बार तुमने अप्रिय घटनाएं पैदा की। अब मैं तो बस तुमसे जुआ खेलना बंद करने और कुछ व्यावहारिक काम करने के लिए कह रहा हूं और तुम मुझसे जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के बारे में शेखी बघार रहे हो। दक्ष ने कहा, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं, मैं बहुत निराश हूं। रितिका ने गुस्से में आकर दक्ष को छोड़ दिया और सीधे आंतरिक हॉल में चली गई ताकि वह स्वयं अपना उपहार पेश कर सके। लेकिन अंदर आते ही उसे पछतावा हुआ, आज मुझे क्या हो गया है जो मैं उस पर इतना गुस्सा कर रही हूं। उसका ज्ञान, योग्यता, तरीके और संपर्क सब मुझसे कमतर हैं। मैं उससे इतनी जल्दी मुझसे आगे निकलने की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए और अच्छा होगा अगर वह 30 साल का होने से पहले ही किसी डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाए। जब रितिका को पछतावा हो रहा था तो वह बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखते हुए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और अकेले ही अपना उपहार देने के लिए ऊपर जा सकती थी। मन ही मन पछताया, ये सब मेरी गलती है। दक्ष मेरे साथ अंदर नहीं आया, वो शायद नाराज है। हकीकत में ऐसा नहीं था। दक्ष अपनी पत्नी से नाराज कैसे हो सकता है? उसे इस समय 2 लोगों ने रोक रखा था। यह आंटी क्यूई और आंटी लियू थीं, जो उसके सामने मांस के 2 पहाड़ों की तरह खड़ी थीं और दक्ष को अंदर जाने से रोक रही थीं। दोनों ने दक्ष की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने कहा, दक्ष, तुम्हें अपनी बात याद रखनी चाहिए, वह सुनहरा सुअर हमारे लिए है। हम तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। दक्ष ने कहा, ये तो बस एक सुनहरा सुअर है, अगर मैं कहूं तो मैं इसे दे दूंगा। आंटी क्यूई और आंटी लियू तुरंत बहुत खुश हुईं, फिर उन्होंने दक्षिणी आंगन में आंटी मेई की आखिरी सीट की ओर देखा। वहां सुनहरे किनारों वाला एक पैकेट था और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह सोने का सुअर था जिसकी कीमत 10 लाख से भी अधिक थी। ये हमारा है। दोनों बहुत खुश हुए, अपने होंठ चाटते हुए बोले, हम बाद में दक्ष की योजना का पालन करेंगे। हे चाची मेई को सुनहरा सुअर पेश करने दो। हे उसे कुछ भी न लेने दो और फिर हम ओल्ड मास्टर का इनाम प्राप्त करेंगे। दोनों योजना बना रहे थे जबकि दूरी में बाईफू और आरती के परिवार ने पहले ही दक्ष को देख लिया था। दक्ष को आते देख वे जल्दी से आगे बढ़े और उसे घेर लिया। विशेष रूप से आरती, जिसने दक्ष की नाक की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, दक्ष, तुमने यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की? उस एक वाक्य ने तुरंत ही बाहर और भीतर बहुत से लोगों को आकर्षित कर लिया। अंदर उपहार दिए जा रहे थे, लेकिन रितिका समेत सभी एक साथ देख रहे थे। दक्ष को घेरे हुए आरती के परिवार को देखकर उसने तुरंत सोचा, ये ठीक नहीं है। तीसरे चाचा ने ये देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वे स्थिर अविचलित बैठे रहे। दादाजी ने भौहें चढ़ाईं, बूढ़े मास्टर जी की ओर देखा और देखा कि बूढ़े मास्टर का चेहरा वास्तव में खुशी से भावशून्य हो गया था। ये दक्षिणी प्रांगण है और अंदर उपहार दिए जा रहे हैं और शर्मा परिवार के सदस्यों को उनका लाभांश मिलने वाला है। तुम, एक मित्तल, एक निकम्मे दामाद, तुम्हें दक्षिणी प्रांगण के द्वार से अंदर आने का क्या अधिकार है? अब बाहर निकलो, दरवाजे पर घुटने टेको। अगर ओल्ड मास्टर खुश हुए तो तुम्हें अंदर बुला लेंगे, वरना बस घुटने टेक दो। आरती हितेश शर्मा की बेटी थी, जो दूसरी शाखा में एक प्रमुख व्यक्ति थे, और हितेश शर्मा ने शर्मा परिवार की दूसरी शाखा के अधिकांश आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित किया, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली बन गए।
यहाँ तक कि दूसरी शाखा के प्रमुख के रूप में रितिका का परिवार भी अपने परिवार के मजबूत उत्थान के साथ संघर्ष करने के लिए कुछ हद तक संघर्ष कर रहा था। जीशानफेई भीतरी हॉल में अपना उपहार पेश कर रहे थे। उन्हें अपनी बेटी आरती और दक्ष के बीच झगड़े के बारे में पहले से ही पता था और उसे परेशान करते देखकर वह उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आए। उन्होंने तीसरी शाखा के रविंद्र शर्मा की ओर भी देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दूसरी शाखा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उन्होंने पहले ही तीसरी शाखा के प्रमुख के प्रति गुप्त रूप से निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी और यह सब भविष्य में स्वयं एक शाखा प्रमुख बनने के लिए किया था। दूसरी शाखा ने केवल सबसे बड़ी बेटी को भेजा था, बड़े लोग नहीं आए थे, इसलिए वे स्थिति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके। इसलिए रिश्तेदार सभी तमाशा देख रहे थे और उन सभी ने सोचा कि इस बार दक्ष ने पूरी तरह से अपना चेहरा खो दिया है और किसी ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई। उसी समय कुछ लोगों ने गौर से देखा कि दूसरे परिवार की संपार्श्विक शाखा ने मुख्य शाखा के दामाद को धमकाने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि उन्होंने मुख्य शाखा की पूरी तरह से अवहेलना की। इससे ये भी संकेत मिला कि दूसरी शाखा के हितेश शर्मा के परिवार के उत्थान की संभावना है और वह दूसरी शाखा के रितिका के परिवार का स्थान ले सकता है। यदि ऐसा था तो उन्हें भी पहले से तैयारी करनी होगी। आरती ने देखा कि भीतरी हॉल में कोई भी दक्ष के लिए खड़ा नहीं हुआ और बाहर के रिश्तेदार सभी उपहास से देख रहे थे, इसलिए वह तुरंत आत्मविश्वास से भर गई। इस समय सबकी नज़र आंटी क्यूई और आंटी लियू पर पड़ी। वे दोनों अभी अभी दक्ष के बहुत करीब थीं। क्या हो सकता है कि वे उसकी मदद करें? आरती ने भी देखा, उसकी आंखें तेज थीं, उसका मुंह घमंडी था। आंटी क्यूई और आंटी लियू तुरंत उदास हो गईं और माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराईं। जियाओ जियाओ, कई साल हो गए हैं और तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। क्या तुम्हारे और दक्ष के बीच कोई मनमुटाव है? तुम दोनों इसे सुलझा लो, तुम दोनों इसे सुलझा लो। उन्होंने आरती की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि कौन नाराज हो सकता है और कौन नहीं। शर्मा परिवार की दूसरी शाखा के सभी लोग स्वाभाविक रूप से भोले, दयालु और आसानी से परेशान होने वाले थे। लेकिन आरती का परिवार बहुत ही उग्र था और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। चाची क्यूई और चाची लियू ने तुरंत दक्ष को बेच दिया और उसे अनदेखा करते हुए जल्दी से आंतरिक हॉल में प्रवेश किया। आरती, तीसरी दादी, तीसरी चाची और बाईफू और अन्य लोग जो दक्ष से दुश्मनी रखते थे ने उसे घेर लिया और उपहास करने लगे। खासकर आरती, जिसने मजाक उड़ाते हुए कहा, दक्ष, यहीं पर शर्मा परिवार आपस में लाभांश पर चर्चा करता है। अब मैंने तुम्हें बाहर जाकर घुटने टेकने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सब लोग ठंडे मन से देखते रहे। बाईफू और अन्य लोगों के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव थे। रितिका क्रोधित होकर भावशून्य होकर बाहर चले गए। आरती ने व्यंग्य किया, अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी। अभी भी नहीं हिला, क्या बहरे हो? चलो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इस समय एक भयानक आभा आकाश से उतरी, जिसने तुरंत आरती को दबा दिया और पूरे दक्षिण प्रांगण में सभी को चौंका दिया। केवल दक्ष ही अपवाद था। वह आभामंडल भयानक रूप से भयानक था। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पोते के प्रति इतना अनादर करने की हिम्मत कौन करता है। दादाजी, ये दादाजी की आभा है और उनकी आवाज़ है। सभी लोग तुरंत कांप उठे। शर्मा परिवार की दूसरी शाखा के एक प्रमुख व्यक्ति, आरती के पिता हितेश शर्मा ने तुरंत सोचा, यह अच्छा नहीं है। उसने रमेश शर्मा को लापरवाही से काम करने से रोकने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन वह दबा हुआ था और हिल नहीं सकता था, बिल्कुल भी खड़ा होने में असमर्थ था। रमेश शर्मा, जो बाहर थी, को भी दबा दिया गया। उसका उठा हुआ हाथ नीचे आने को तैयार नहीं था, वह हवा में ही जम गया। उसका चेहरा भयावह था, उसकी आंखें सदमे और आतंक से भरी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे प्यारे पोते दक्ष पर मेरे सामने ही हमला करने की? क्या शर्मा परिवार इतना बदतमीज हो गया है? बूढ़ा आदमी गुस्से में उठकर दहाड़ने लगा। तुरंत ही पूरा शर्मा परिवार हिल गया और सब फिर से हिलने डुलने लगे। डर के मारे सब खड़े हो गए और झुक गए। वृद्ध परिवार प्रमुख, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। जी शांगफेई और भी ज्यादा डर गई, जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगी। दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। आरती बेसुध है, वो मौन। बूढ़े ने उसे डांटा, फिर खुद बाहर चला गया। वह पास आया और सबके सामने दक्ष का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा करते देख सभी लोग पहले से ही भौंचक्के रह गए। भीतरी हॉल में बैठे लोग ईर्ष्या से भर गए। चाहे वे बड़े थे या छोटे, वे सभी अत्यंत ईर्ष्यालु थे। दादाजी मेरे इतने करीब क्यों नहीं हैं, फिर भी वे एक बाहरी व्यक्ति के साथ इतने घनिष्ठ हैं। ईर्ष्या की ज्वाला पूरे भीतरी हॉल में जल रही थी। तीसरे चाचा ने भी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की याद आई और लगा कि जिस चेहरे पर आज थप्पड़ पड़ा था, वह भी दर्द से धड़क रहा है। पहली शाखा से IBHCHITRA को भी असहजता महसूस हुई और वे मुंह बनाने लगे। जी शांगफेई पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़े और उनका दिल ईर्ष्या से भर गया। बूढ़ा आदमी बहुत पक्षपाती था। उसके दिल में गुस्सा और अंदर ही अंदर द्वेष पनप रहा था। उसने उदास होकर सोचा, जरा रुको, आज हमारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है।
दक्ष, तुम्हारी किस्मत अब खत्म हो गई है। दादाजी जी ने दक्ष को अपनी ओर खींचा और आरती की ओर देखा। उसे अभी भी हाथ उठाए वार करने को तैयार देखकर उन्होंने तुरंत डांटा, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे भी मारने का इरादा रखती हो? धम्म। आरती उस बूढ़े आदमी का गुस्सा कैसे सह सकती थी। वह तुरंत डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ी और जमीन पर एक गड्ढा बन गया। स्पष्टतः वह डर के मारे भीग गई थी। उसका शरीर जोर से कांपने लगा, ठंडा पसीना बहने लगा और वह डर के मारे बोली, दादाजी मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं तो बस दक्ष को सबक सिखाना चाहती थी। उसने 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 पहले मुझे मारा था और उसने मेरे मंगेतर को भी मारा था। तभी सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी भी आगे बढ़ा। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि शर्मा परिवार का बूढ़ा आदमी इतना रौबदार होगा। एक प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार वास्तव में भयानक था। हालांकि अपने परिवार के समर्थन के साथ उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, दादाजी, दक्ष ने पहले मेरा पैर तोड़ दिया था। जियाओ जियाओ तो बस मेरा साथ दे रही थी। कृपया उसे दोष मत दीजिए। मैं अपने पिता सूर्यांश की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ, दादाजी। ये सुनकर सभी रिश्तेदार अचंभित रह गए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी कुछ खास नहीं था और बाई परिवार भी कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं था। लेकिन उस सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति का पिता सूर्यांश, जो बाई परिवार का राक्षसी ज्येष्ठ पुत्र था, सचमुच एक भयानक व्यक्ति था। मात्र 40 वर्ष की आयु में ही वह दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक क्यू संप्रदाय में साधना के लिए प्रवेश कर चुका था। तब से कई वर्ष बीत चुके थे और कोई नहीं जानता था कि वह किस स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में साधारण धनी परिवार के मुखियाओं की तुलना में अधिक थी। सफ़ेद कपड़े पहने उस आदमी ने जानबूझकर अपने पिता का जिक्र इसी कारण से किया था ताकि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। सबके आश्चर्य भरे भाव देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ और गर्व से मुस्कुराया। हालांकि उसने वरिष्ठ जैसे विनम्र शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन वास्तव में उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बड़े अहंकार से देखा। आरती भी अपने मंगेतर को अपने बचाव के लिए आगे आते देख बहुत उत्साहित और आभारी थी। हालांकि बूढ़े आदमी ने सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी को एक ठंडी नज़र से देखा और कहा, अपने पिता का जिक्र भी मत करो। अगर तुम्हारे दादा बाई ज़ेन्नान खुद भी आएं तो भी वे मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये शर्मा परिवार का दक्षिणी आंगन है। बाहरी लोगों का आना मना है। यहाँ से चले जाओ। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतना दबंग होगा। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी का चेहरा भी कठोर हो गया। वह कुछ असहज और गुस्से में भी था। दादाजी, मेरे पिता सूर्यांश, वे क्यूई संप्रदाय से हैं। भागो। बूढ़ा आदमी गुस्से में दहाड़ा और एक शक्तिशाली प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार की आभा बाहर निकली, जिससे सफ़ेद कपड़े पहने आदमी तुरंत दक्षिण आंगन के गेट से बाहर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। बाहर फेंके जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा भयभीत था। वह पूरी तरह से भयभीत था, लेकिन उसका हृदय ठंडे क्रोध से भरा हुआ था। उसने क्रूरता से सोचा, धिक्कार है बूढ़े आदमी, अगर ये तुम्हारे शर्मा परिवार के धन का लालच न होता तो मैं तुम्हारा गुस्सा सहने के लिए यहाँ नहीं आता। जरा रुको, मैंने सुना है कि क्यूई संप्रदाय ने प्रतिभा चयन के लिए नई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की देखरेख के लिए कई गुरुओं को पहले ही भेज दिया है। वे शायद जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। इस पल सागरनगर शहर के बाहरी इलाके में 2 वृद्ध व्यक्ति, एल्डर फैंग और ह्यून, जो अद्वितीय स्वामी की तरह थे, दक्षिण पूर्व प्रांत के सागरनगर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा स्मारक को घूर रहे थे। जूनियर भाई फैंग, ऐसा लगता है कि हम सागरनगर शहर छोड़ चुके हैं, है ना? वरिष्ठ भाई ह्यून, मुझे लगता है कि हमें शर्मा परिवार के पास जाना चाहिए था। धिक्कार है, उस रोल्स रॉयस के मालिक ने हमें धोखा दिया। चलो वापस चलते हैं और उससे हिसाब बराबर करते हैं। दोनों क्रोधित हो गए और तुरंत ही शर्मा परिवार तक पहुंचने के लिए गाउडे मैप्स निकाल लिए। गाउडे मैप्स पर ड्राइविंग मोड चुनने पर यह बार बार संकेत देता रहा, आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं। दक्षिण प्रांगण। बूढ़े आदमी के क्रोध ने शर्मा परिवार की सभा में उपस्थित सभी लोगों को भयभीत कर दिया। आरती हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बूढ़ा आदमी सिर्फ दक्ष की रक्षा के लिए बाई परिवार की उत्तराधिकारी बाईफू से झगड़ा कर लेगा। वह पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी और ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसके पिता हितेश शर्मा तो और भी अधिक घृणा से दांत पीस रहे थे। दूसरों को भी उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी दक्ष की इतनी रक्षा करेगा। वह तो बस एक निकम्मा दामाद था। साथ ही वे खट्टे भी थे और कई लोगों को लगता है बूढ़ा हमेशा से दक्ष का बहुत शौकीन रहा होगा। उसकी तुलना में वे खुद को अजनबी जैसा महसूस कर रहे थे। दक्ष एक जैविक पुत्र की तरह था, नहीं एक जैविक पिता की तरह। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को भीतरी आंगन में खींच लिया और सबके सामने वह चाहता था कि वह उसके साथ बैठे और सभी का सम्मान प्राप्त करे। इसका सभी लोगों ने सर्वसम्मति से विरोध किया, जिसमें तीसरे चाचा और कबीले के बुजुर्ग भी शामिल थे। बूढ़ा आदमी फटने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने नीचे बैठी रितिका को देखा।
बूढ़े आदमी की खींचतान की परवाह न करते हुए वह दौड़कर उसके पास गया और उसके साथ बैठ गया। अपने आसपास के रिश्तेदारों ने तुरंत खाली जगह को साफ कर दिया। दूसरी शाखा की ओर पहली शाखा के BHCHITRA को छोड़कर सभी भाग गए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने दक्ष और यहाँ तक कि पूरी दूसरी शाखा का कितना विरोध किया था। दक्ष को इसकी कोई परवाह नहीं थी, जबकि रितिका ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दक्ष, इस बार हमारे परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। अब से जो भी हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत करेगा उसके साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। दक्ष ने कहा, आंटी मेई की तरह। ये सुनकर रितिका का शरीर किसी अज्ञात कारण से कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, लापरवाही से काम मत करो। आंटी मेई, जो बिल्कुल अंत में थीं, सब कुछ अनदेखा कर रही थीं और केवल कभी कभी अपने सुनहरे सुअर को छू रही थीं, बिना किसी स्पष्ट कारण के कांप रही थीं। तभी बूढ़ा अपनी जगह पर लौट आया। उसने दक्ष की तरफ पछतावे से देखा, फिर उपहार देने का काम जारी रखने का आदेश दिया और फिर लाभांश बांटने का। उपहार देने की बात सातवीं चाची और छठी चाची जैसे दूर के रिश्तेदारों तक पहुंच गई थी। दोनों एक साथ उठे, मानो मांस के दो पहाड़ हों, और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। दादाजी, आज आपको देने के लिए हमारे पास असल में एक 3 जिन वाला सुनहरा सुअर था। हमने आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए इसे खरीदने के लिए अपने पैसे जमा किए थे, लेकिन 1 घंटे पहले ये चोरी हो गया। चाची क्यूई और चाची लियू खड़ी हुईं और उनके ईमानदार शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक 3 जिन सुनहरा सुअर। उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, विशेष रूप से इसे खरीदा और इसे पुराने मास्टर को दे दिया। कितना विचारशील। कई लोगों ने ऐसा ही सोचा। उनका मानना था कि ये दो दूर के रिश्तेदार, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां सामान्य थीं और जो आमतौर पर परिवार से मिलने वाले छोटे लाभांश पर निर्भर रहते थे, बूढ़े मालिक के लिए एक सुनहरा सुअर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए से अधिक राशि जुटाने में सक्षम होने के कारण बहुत विचारशील थे। कितना पुत्रवत। ये सुनकर बूढ़े मास्टर थोड़ा मुस्कुराए, फिर सावधान हो गए। वह थोड़ा गुस्से में भी था। शर्मा परिवार में चीजें अभी भी खो रही थीं, और यह एक सुनहरा सुअर था जो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उसे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे हमेशा लगता था कि इसमें कुछ अजीब और असहज बात है। चाची मेई भी चौंक गईं। अचानक उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से सुनहरे सुअर को छुपा दिया और चाची क्यूई और चाची लियू को भय से देखा। उसकी आंखें क्रोध और घबराहट से भरी थीं। वह उठना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दरवाजे के बाहर शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी खड़ी थी, जिसमें हितेश शर्मा की बेटी आरती भी शामिल थी, जो उदास होकर खड़ी थी। वहां चाची मेई की बेटी नितिन भी थी, जिसके बाल, माफ करो, रंग के थे। इस समय चाची क्यूई और चाची लियू की बातें सुनकर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, यहाँ तक कि सोचा, अरे, इन दो मूर्ख महिलाओं ने एक सुनहरा सुअर खो दिया है, और संयोग से मेरी माँ के पास भी एक है। अगर वह उसे दे देती है तो क्या इससे बूढ़े मालिक खुश नहीं होंगे और हमें ज्यादा लाभांश नहीं मिलेगा? उसने अपनी कमर से लटकी रोल्स रॉयस कार की चाबी को भी देखा और गर्व से सोचा, अब मेरे पास एक कार है और इस बार लाभांश एक स्कूल जिले का घर है, इसलिए मेरे पास एक घर भी होगा। मुझे और क्या चाहिए? चेन तियान एक सुंदर भविष्य का सपना देख रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आपदा आसन थी। आंटी क्यूई और आंटी लियू की बातें सुनकर रितिका का दिल धड़क उठा। उसने झट से दक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, दक्ष, वे जो कह रहे हैं वह तुमने मुझे पहले जो बताया था उससे अलग है। वे आंटी मेई को एक जानलेवा स्थिति में डालने की योजना बना रहे हैं। कुछ समय पहले दक्ष ने उनसे कहा था कि वे ओल्ड मास्टर को बताएं कि आंटी मेई के पास एक सुनहरा सुअर है, और आंटी मेई को उसे सौंपने के लिए मजबूर किया था। चाची मेई को भी सुनहरा सुअर सौंपने के लिए इनाम मिलेगा। लेकिन कौन जानता था, अब चाची क्यूई और चाची लियू सीधे उसे सौंपने के लिए नहीं कह रही थी, इसके बजाय वे कह रही थी कि उनका सुनहरा सुअर खो गया था। रितिका जानती थी कि चाची क्यूई और चाची लियू आगे क्या कहने वाली थीं, भले ही उसे सोचने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा हो। यकीन से चाची क्यूई और चाची लियू ने बूढ़े मास्टर की ओर अपनी मुट्ठियां तनी, फिर चाची मेई की ओर इशारा करते हुए कहा, बूढ़े मास्टर, हमने 1 साल तक बड़ी मेहनत से पैसे बचाए, 10 लाख रुपए से अधिक जमा किए और आपको जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए विशेष रूप से 3 जिन का सुनहरा सुअर खरीदा। हम स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद नहीं करते कि आप इतने खुश होंगे कि बाद में लाभांश वितरण के दौरान हमें 2 अतिरिक्त स्कूल जिला आवास दे देंगे। हम बस आपको खुश करना चाहते हैं। लेकिन किसे पता था कि हमारा सुनहरा सुअर चोरी हो गया है, और हम चोर को पहले से ही जानते हैं, वह आह मेई है। वे दोनों आगे बढ़े और आंटी मेई की ओर क्रोधित और गलत नजरों से इशारा किया, मानो उनका सुनहरा सुअर सचमुच चुरा लिया गया हो। उनके हाव भाव नकली नहीं हो सकते। हर कोई दंग रह गया और अविश्वास से तुरंत दूसरी ओर देखने लगा। बूढ़े मास्टर ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपने बगल में बैठे तीसरे चाचा की ओर देखा, जो शर्मा परिवार के बुजुर्गों के मुखिया थे और शर्मा परिवार के अनुशासन के प्रभारी थे। तीसरे चाचा तुरंत कांपते हुए खड़े हो गए, चाची मेई की ओर देखा और सख्ती से पूछा, आह मेई, क्या ये सच है?
क्या तुमने सचमुच उनका सुनहरा सुअर चुराया था? चाची मेई तुरंत बाहर निकलीं, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और अभी भी कपड़े में लिपटे सुनहरे सुअर को अपनी बाहों में पकड़े हुए थीं। उसने आंटी क्यूई और आंटी लियू को एक तरफ धकेल दिया और उनका वजन देखते हुए वे वास्तव में उड़ गईं, जिससे पता चलता है कि आंटी मेई का वजन कितना भारी था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। उसने सुनहरे सुअर को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तीसरे चाचा कृपया न्याय करें, तीसरे चाचा कृपया न्याय करें। ये सुनहरा सुअर मेरा है, ये हमेशा से मेरा रहा है। इसे कभी उठाया या चुराया नहीं गया, ये बस मेरा है। इन दोनों कुतियाओं ने देखा कि मेरे पास एक सुनहरा सुअर है और वे मेरे धन से ईर्ष्या करती हैं, इसलिए वे मुझे फंसाना चाहती हैं। कृपया तीसरे चाचा निष्पक्ष रहें और बूढ़े मालिक कृपया मेरा नाम साफ करें। वह सचमुच रो पड़ी, शिकायत के साथ विलाप करने लगी। उसने सचमुच दया जगाई, सच्चाई जाने बिना कोई भी उसके प्रति 3 गुना अन्याय महसूस करेगा। यदि रितिका को सच्चाई का पता नहीं होता तो वह शायद खुद भी रोती, यह महसूस करते हुए कि उसकी चाची मेई कितनी दुखी है, जिसे दूसरों द्वारा फंसाया जा रहा है। वह शायद उसका बचाव करने के लिए खड़ी भी हो गई होगी। लेकिन वास्तविक स्थिति को जानकर वह गहरी भौहें सिकोड़ने लगी और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने चुपके से दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसे शांति से फल खाते और शराब पीते देखा, मानो वह कोई बाहरी व्यक्ति हो, पूरी तरह से बेफिक्र। वह हैरान थी, वह ऐसा कब हो गया? वह तो ईमानदार और नीरस था, हमेशा निष्क्रियता से चीज़ों को स्वीकार करता था। वह लोगों के खिलाफ साजिश कैसे रचने लगा? क्या यह एक संयोग हो सकता है, या वह बस चाची मेई को सोने का सुअर सौंपने की कोशिश कर रहा है? भले ही वह पुराने मास्टर को दिया गया हो, वह नहीं चाहता कि चाची मेई को लाभ हो। लेकिन उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि चाची क्यूई और चाची लियू सीधे चाची मेई पर सोने का सुअर चुराने का आरोप लगाएंगे। रितिका ने ये सोचा और साथ ही उसने सोचा कि अगर यह सब उसकी गणना थी तो दक्ष कितना भयानक होगा। जब दक्ष ने रितिका को देखते हुए देखा तो वह मुस्कुराया और आंख मारते हुए बोला, तुम क्या देख रहे हो? जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जी भरकर देखने दूंगा। रितिका का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से बोली, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, इसके बारे में सोचना भी मत। दक्ष ने मुंह बनाते हुए नाटक को घटित होते देखा और साथ ही यह गणना भी की कि पूर्वी उपनगरों में भूमि का शीघ्रता से विकास कैसे किया जाए। उन्होंने पहले ही अपना करियर बनाने का निर्णय ले लिया था, भले ही यह उनकी पत्नी को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके पिता की विरासत और संबंधों को संभालने के लिए, साथ ही भविष्य में पारिवारिक झगड़े के लिए तैयारी करने के लिए था। उसे अपना खुद का कुछ व्यवसाय करने की आवश्यकता थी। कुतिया, तुमने हमारा सुनहरा सुअर चुरा लिया और अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रही हो, इसके बजाय तुम स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही हो। चाची क्यूई ने चाची मेई की ओर तेजी से इशारा किया और चिल्लाए। फिर उसने सबकी ओर मुट्ठियां भींच लीं और अंततः बूढ़े मालिक और तीसरे चाचा की ओर देखते हुए कहा, तीसरे चाचा, हमारे सुनहरे सुअर का वजन 3 जिन है। यह एक प्यारा सा सुनहरा सुअर है। इसके बाएं कान पर काटने का निशान है और नीचे सीमाहीन दीर्घायु शब्द खुदे हुए हैं, और इस पर हमारी उंगलियों के निशान भी हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो बेझिझक किसी से तुलना करवा लीजिए। आखिरकार ये कुतिया दावा करती है कि यह सुनहरा सुअर उसका है और इसे इतनी कसकर पकड़े हुए है, इसलिए हमें इस पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने चाहिए थे, न ही हमें इसके बारे में इतना कुछ जानना चाहिए था। चाची क्यूई और चाची लियू ने शांति से कहा। जब उन्होंने आंटी मेई को फंसाना शुरू किया तो उनका आईक्यू कॉनन और शर्लक होम्स के संयुक्त आईक्यू से भी अधिक था। आंटी मेई चीखी, बकवास, वे बकवास कर रहे हैं। वह सुनहरा सुअर टैंक के पास था। मैंने उन्हें पहले दिखाया था, इसीलिए वे इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं। चेन तियान, जो बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि रितिका के परिवार से शादी का तोहफा कैसे वसूला जाए, अपनी मां को मुसीबत में देखकर घबरा गई। वह बेतहाशा अंदर भागी और जमीन पर घुटने टेक दिए। वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और बोली, प्रिय बुजुर्गों, तीसरे चाचा, कृपया मेरी मां का नाम साफ कर दीजिए। चाची क्यूई और चाची लियू, ये दोनों कुतिया मेरी मां की बुराई कर रही हैं। उनका परिवार इतना गरीब है कि वे मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, वे एक सुनहरा सुअर कैसे खरीद सकते हैं? हमारा परिवार अलग है, देखिए, मेरे पास तो एक रोल्स रॉयस भी है, सोने का सुअर तो दूर की बात है। बोलते समय उन्होंने रोल्स रॉयस कार की चाबी उठाई, जिसकी कीमत 8 मिलियन रुपए से अधिक थी, और देखते ही देखते अनगिनत लोगों की नज़रें उनकी ओर खींच गईं। साथ ही इसने सभी को आश्चर्यचकित भी कर दिया, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार बहुत संतुष्ट हो गया है। लेकिन रितिका, तीसरे चाचा, बूढ़े मास्टर और BHCHITRA सभी ने दक्ष को देखा। क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ अलग सुना था, उस सुनहरे सुअर का वर्णन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा ओल्ड मास्टर ने उन्हें बताया था। और कार की चाबी, धिक्कार है, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ समय पहले ही दक्ष को उसे पकड़े हुए देखा था। आप सभी को आपके उदार सुझावों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बूढ़े आदमी और कुछ अन्य लोगों ने दक्ष की ओर देखा। तीसरी शाखा के प्रमुख रविंद्र शर्मा भी वहां मौजूद थे।
वे ये सब देख रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में दक्ष भी शामिल होगी, क्योंकि उसे ये भी याद था कि रोल्स रॉयस कार की चाबी दक्ष की कमर पर दिखाई दी थी। क्या ये हो सकता है कि कार की चाबी उसकी थी? इससे पहले उसने सोचा कि यह एक लाइटर था, लेकिन अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो लानत है। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा को दांत में दर्द महसूस हुआ। बाकी सब भी उत्सुक थे। नितिन अपनी रोल्स रॉयस दिखा रही थी, जिससे परोक्ष रूप से ये भी साबित हो रहा था कि उसके परिवार के पास सोने का सुअर खरीदने का पैसा है। बूढ़ा आदमी और तीसरा चाचा सभी दक्ष को क्यों देख रहे थे? इस निकम्मे दामाद में ऐसी क्या खूबी थी? बस एक निकम्मा था। अगर बुढ़े का प्यार न होता तो उसे यहाँ बैठने का भी हक नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था कि नितिन का दिल अचानक भारी हो गया। उसने सतर्कता से दक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखें सावधानी और विनती से भरी थीं। उसे डर था कि कहीं दक्ष कह न दे कि कार उसकी है। अगर ऐसा हुआ तो वह खत्म हो जाएगी। सभी ने अभी अभी दक्ष के प्रति बूढ़े व्यक्ति के स्नेह को देखा था और वह इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि आंटी मेई को इस पर कोई ध्यान नहीं गया। अपनी बेटी को रोल्स रॉयस कार की चाबी निकालते देख वह बहुत खुश हुई। उसे मानो कोई ठोस सबूत मिल गया हो और वह सातवीं और छठी चाची की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, दादाजी जरा साफ साफ बताइए। हमारा परिवार हाल ही में वाकई बहुत अमीर हो गया है। हम एक रोल्स रॉयस भी खरीद सकते हैं, तो फिर हम एक सुनहरा सुअर कैसे नहीं खरीद सकते? लेकिन वो दोनों परिवार इतने गरीब हैं कि जो भी बाहर जाता है उसे पैंट पहननी पड़ती है। वो इतना भारी सुनहरा सुअर कैसे खरीद सकते हैं? बोलते बोलते उसने पैकेट भी खोला, जिसमें से एक शानदार सुनहरा सुअर निकला। तुरंत ही चारों ओर से लोगों के लार निगलने की आवाज़ें आने लगीं। यद्यपि वहां उपस्थित कई लोग धनी थे, फिर भी शर्मा परिवार के कई गरीब रिश्तेदार थे जो पारिवारिक सहायता पर निर्भर थे। इतना बड़ा सुनहरा सुअर देखना दुर्लभ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लालची, ईर्ष्यालु और जलनशील थे। सातवीं और छठी चाची ने एक दूसरे को देखा। दोनों घबरा गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आंटी मेई उन पर पलटवार करेंगी। वे एक ही समय में हैरान और थोड़े चिंतित थे। तीसरे चाचा ने उन्हें पहले ही देख लिया था और कहा, तुम्हें और क्या कहना है? तुम कैसे साबित करोगे कि यह सुनहरा सुअर? पर्याप्त। सातवीं और छठी चाची के कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा बोल पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सिर में खून दौड़ रहा था। वह गौर से सुनहरे सुअर को देख रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सभी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। यहाँ तक कि आंटी मेई और नितिन भी डर गए। ए मेई, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या वह सुनहरा सुअर तुम्हारा है? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि आंटी मेई बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि यह चोरी हो गई थी। वैसे भी अगर दक्ष नहीं बोलती तो उसे लगता कि उसने सोचा होगा कि वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता और उसे सातवीं चाची और छठी चाची से लड़ने नहीं दे सकता। और जब तक दक्ष नहीं बोलती तब तक उसे विश्वास था कि सातवीं चाची और छठी चाची निश्चित रूप से उसे हरा नहीं पाएंगी। इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सही है, ये सुनहरा सुअर हमारे परिवार का है और यह रोल्स रॉयस भी हमारे परिवार की है। यही सबसे अच्छा सबूत है। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने सातवीं चाची और छठी चाची की ओर देखा और कहा, आपने कहा था कि सुनहरा सुअर आपके परिवार से है। सातवीं और छठी चाची कांप उठीं। एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की निगाहों के सामने वे कुछ डरी सहमी सी थीं, पर उन्होंने अभी अभी कसम खाई थी। अगर अब इनकार किया तो बदनामी होगी। अब से शर्मा परिवार में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए वे केवल दांत पीसकर स्वीकार कर सकते थे, सिर हिलाकर कह सकते थे, हाँ, इसे हमारे दोनों परिवारों ने संयुक्त रूप से खरीदा था। टकराना। बूढ़े आदमी ने गुस्से में आकर अपनी हथेली जोर से पटकी, जिससे सामने रखी लंबी मेज चकनाचूर हो गई। हथेली के इस भयानक प्रहार से जमीन पर एक बड़ा सा निशान भी बन गया। इसे देखने वाले कई लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। तीसरे चाचा ने ये देखा और ईर्ष्या से भर गए। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा ने ये देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। दूसरे परिवार की एक संपार्श्विक शाखा आरती के पिता हितेश शर्मा ने भी इसे देखा और डर गए। आज की योजना के बारे में कुछ हद तक झिझक रहे थे। दक्ष निश्चिंत दिख रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी ऋतिका उसके बगल में खड़ी थी और उसे ईर्ष्या हो रही थी। दक्ष ने कहा, पत्नी, क्या आपको लगता है कि दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं? ऋतिका ने कहा, आप मार्शल आर्ट की दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। दक्ष मुस्कुराया, अनिर्णीत। बूढ़े आदमी की एक ही हथेली के प्रहार ने सभी को भयभीत कर दिया। चाची मेई, सातवीं चाची और छठी चाची डरकर कांपने लगीं। वह खड़ा हुआ, उनकी ओर इशारा किया और चिढ़कर बोला, वह सुनहरा सुअर मेरे अच्छे मित्र मठ बोधिसत्व ने भेजा था और मैंने उसे दक्ष को दे दिया। नीचे लिखे शब्द असीमित दीर्घायु मुद बोधिसत्व द्वारा स्वयं उत्कीर्ण किए गए थे। फिर भी आप ये कहने का साहस कर रहे हैं कि यह आपके परिवार की ओर से है? हिस, बकवास।
हर कोई हौंफने लगा। उनके दिलों में हे भगवान की एक लहर दौड़ गई। चाची मेई निराशा में जमीन पर गिर पड़ी और नितिन भी अवाक रह गया। सातवीं चाची और छठी चाची डर के मारे घुटनों के बल बैठ गईं। बाकी सभी लोग अचंभित, दुखी, आश्चर्यचकित और क्रोधित थे। बूढ़ा आदमी मिट्टी बोधिसत्व द्वारा भेजे गए सुनहरे सुअर को तुरंत दक्ष को क्यों दे देगा? दक्ष में ऐसी क्या अच्छी बात थी? मैंने हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने बड़ों के पद का फायदा उठाकर दक्ष का सामान छीन लेंगे। अगर यह सुनहरा सुअर मुझे खुद न मिला होता तो शायद मुझे पता ही न चलता कि तुमने इसे चुराया है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। चाची मेई और अन्य दो लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, बार बार प्रणाम कर रहे थे। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। चेन तियान अभी भी कार की चाबी पकड़े हुए थी, अपने दांत पीस रही थी, डरी हुई भी थी, लेकिन वह अभी भी चाबी सौंपने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। वह अभी भी अपनी आखिरी उम्मीद पर कायम थी। दक्ष की ओर उसकी निगाहें धमकियों से भरी थीं, मानो उसे चेतावनी दे रही हों कि वह अपने दांत पीस ले और कुछ न बोले। लेकिन दक्ष की नज़र में वह धमकी बाहरी तौर पर तो बहुत मजबूत थी, लेकिन अंदर से कमजोर थी, एक दलील की तरह। दादाजी, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हमें नहीं पता था कि यह चीज़ आपने दक्ष को दी थी। अगर हमें पता होता तो हम उससे इसे छीनने की हिम्मत नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, ये हमने छीना नहीं, ये हमें दक्ष ने दिया था। ये सही है, ये सही है, ये हमें दक्ष ने दिया था। उस समय दक्ष, उनकी पत्नी ऋतिका और उनकी सास रुचिका सभी वहां मौजूद थे। हम दोस्ताना बातचीत कर रहे थे और तभी दक्ष सुनहरे सुअर के साथ आए। उन्हें लगा कि मैं दयालु हूं और उन्होंने विनम्रता से मुझे, एक बुजुर्ग के रूप में, सम्मान के प्रतीक के रूप में, वह सुनहरा सुअर दे दिया। चाची मेई ने सुनहरे सुअर को कसकर पकड़ लिया और झुककर कहा, ये सही है, ये सुनहरा सुअर मुझे दक्ष ने दिया था। सातवीं चाची और छठी चाची भी उसके पास घुटनों के बल बैठ गईं और बोलीं, हाँ हाँ हाँ, सोने का सुअर हमें दिया गया था। बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया और बोला, ये वास्तव में किसे दिया गया था? चाची मेई और सातवीं चाची और छठी चाची ने तुरंत झगड़ा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और दोनों ने दावा किया कि सोने का सुअर उन्हें दिया गया था। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, बस तुम सब चुप हो जाओ। मैं खुद दक्ष से पूछूंगा कि उसने इसे दिया है या नहीं, और किसे। सब लोग दक्ष की ओर देखने लगे। आंटी मेई और अन्य दो ने भी देखा। उनकी आंखें धमकियों से भरी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे विनती कर रहे थे। ऋतिका ने भी चुपके से दक्ष की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, दक्ष, अपने सारे रिश्ते मत तोड़ो। हम सब रिश्तेदार हैं। फिर वह बूढ़े आदमी को समझाने के इरादे से मुस्कुराए। हालांकि दक्ष अचानक जाग गया और सुनहरे सुअर को आश्चर्य से देखने लगा। मेरे सुनहरे सुअर, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? मैं इसे सदियों से ढूंढ रहा था। ऋतिका ने हैरानी से दक्ष को देखा और हौंफने लगी। वह विश्वास नहीं कर सकी कि दक्ष ने वैसा नहीं किया जैसा उसने उसे बताया था, बल्कि फिर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसका मूड कुछ जटिल हो गया। लेकिन इस समय वह न तो कुछ कह सकती थी और न ही कुछ अभिनय कर सकती थी। वह केवल गोली खा सकती थी, दक्ष की आस्तीन खींच सकती थी और अजीब तरह से कह सकती थी, दक्ष, बकवास मत करो, वह सुनहरा सुअर। हालांकि दक्ष ने अपनी आवाज़ ऊंची की और आश्चर्य से कहा, मुझे पता था। मेरा सुनहरा सुअर क्यों गायब था? तो चाची मेई, आपने इसे मेरे लिए ढूंढा। कृपया इसे मुझे वापस दे दो। बोलते समय वह मुस्कुराए, एक हानिरहित मुस्कान जो अत्यंत संक्रामक थी। उन्होंने अपना हाथ भी बढ़ाया और उनकी मुस्कुराहट से लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बहुत मासूम, दयालु और दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ हैं। लेकिन ऋतिका समझ गया कि दक्ष आंटी मेई और अन्य दो को निराशाजनक स्थिति में डालने की योजना बना रहा था। वह न केवल रिश्तेदार बनना नहीं चाहता था, बल्कि वह आंटी मेई और अन्य लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना भी बना रहा था। बाकी सभी लोग तुरंत चाची मेई और अन्य दो को गौर से देखने लगे, यहाँ तक कि तीसरे चाचा रमेश शर्मा, जो दक्ष से असहमत थे, ने भी उनकी ओर देखा। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि यह बहुत संभव है कि चाची मेई और अन्य दो ने दक्ष का सुनहरा सुअर चुरा लिया हो। हालांकि उनके पास लूट का माल असमान रूप से वितरित था और अब वे यहाँ आपस में झगड़ रहे थे। न केवल तीसरे चाचा ऐसा सोचते थे, बल्कि वहां उपस्थित अधिकांश लोग भी ऐसा ही मानते थे। केवल ऋतिका, जो सच्चाई जानता था कि वास्तविक स्थिति क्या थी। लेकिन वह ये नहीं कह सकी, क्योंकि सुनहरा सुअर वास्तव में चाची मेई द्वारा छीन लिया गया था और उस समय दक्ष ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। फिर सातवीं चाची और छठी चाची वास्तव में सुनहरा सुअर चाहती थीं और दक्ष ने उन्हें इसे देने का वादा भी किया। पहले तो उसने सोचा कि दक्ष चाची मेई से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, उसे इसे पाने से रोक रहा है, और इसके बजाय इसे सातवीं चाची और छठी चाची को दे रहा है ताकि उनका पक्ष ले सके। कौन जानता था कि दक्ष का असली इरादा उन तीनों को पूरी तरह से बर्बाद करना था। निर्दयी,
कितना निर्दयी। रितिका को इस समय अपने पति दक्ष के साथ थोड़ी सी अपरिचितता का एहसास हो रहा था। क्या वह धूर्ततापूर्वक दुष्ट था? शायद थोड़ा सा, लेकिन किसी कारण से उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। ये पहली बार था जब रितिका ने दक्ष की प्रोफाइल देखी और उसके दिल में एक लड़कियों जैसी हलचल महसूस हुई। इससे उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस वर्ष उनकी शादी हुई थी, जब भी वह दक्ष को देखती थी तो उसे केवल झुंझलाहट और निराशा ही महसूस होती थी, एक नाराज पत्नी की तरह जो चाहती है कि उसका पति सफल हो। अब उसे सचमुच एक लड़की जैसी फड़फड़ाहट महसूस हुई। दक्ष, तुम नीच बदमाश हो, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुमने मुझे स्पष्ट रूप से सोने का सुअर दिया था, तो अब तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो और कह रहे हो कि मैंने इसे चुराया है? चाची मेई तुरंत गुस्से में आ गईं, सदमे और गुस्से में दक्ष की ओर इशारा करते हुए उसे जोर से कोसने लगीं। सातवीं चाची और छठी चाची को भी अचानक बेचैनी महसूस हुई। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और दक्ष की ओर इशारा करते हुए बोलीं, दक्ष, तुम बिल्कुल बेशर्म, नीच और अश्लील हो। ये सुनहरा सुअर हमें तुमने दिया था और अब तुम अपनी कहानी बदल रही हो। क्या तुम हमें मारना चाहती हो? वे तीनों क्रोधित, भयभीत और उत्तेजित थे। आंटी मेई की बेटी नितिन के हाथ में अभी भी रोल्स रॉयस कार की चाबी थी, उसका हाथ हवा में जम गया था। इस समय उसके दिल में डर की भावना घर कर गई। केवल दक्ष ही शांत रहा। उसने नितिन की ओर आश्चर्य से देखा। ओह, मेरी कार की चाबी ये चचेरे भाई नितिन के हाथ में क्यों है? ऐसा लगता है कि मैंने इसे तब खो दिया था जब मैं पहले बाहर महाजों खेल रहा था। आपको यह मिल गया है, कृपया इसे मुझे लौटा दीजिए। धन्यवाद। हिस चेन तियान हॉनफने लगी, उसका चेहरा स्तब्ध से भयभीत, फिर शर्मिंदगी और अन्याय से पीड़ित और अंत में क्रोध में बदल गया। उसके चेहरे के बदलाव की गति इतनी तेज थी कि सिचुआन ओपेरा के चेहरा बदलने वाले उस्ताद भी खुद को हीन महसूस करते। चेन तियान ने सदमे और गुस्से में कहा, दक्ष, मेरी माँ सही थी, तुम बिल्कुल नीच हो। ये कार स्पष्ट रूप से तुमने मुझे दी थी और यह मुझे रितिका के सामने भी दी गई थी। उसने रितिका की ओर दया और विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा, बहन रुकिन, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा, तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। जल्दी से सबको बता दो कि यह कार मुझे इस नीच, बेशर्म और अशिष्ट बदमाश दक्ष ने दी है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर उसे ये भी नहीं पता कि वो कोई बाहरी है। तुम और हम परिवार हैं, जल्दी से सबको बता दो कि ये कार उसी ने मुझे दी है। इस क्षण सभी लोग चुप हो गए। उन्हें ये जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि बूढ़े मास्टर जी का चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। सबसे बड़े कुलगुरु तीसरे चाचा गोंग ने भी आह भरी। नितिन और चाची मेई का पक्ष वास्तव में उनकी शाखा से था और जब कुछ होता था तो वह वास्तव में उनकी रक्षा करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वे बहुत मूर्खतापूर्ण और अत्यधिक थे। उन्होंने असल में दक्ष की चीजें जबरदस्ती जब्त कर लीं। क्या ये मौत की तलाश नहीं थी? पहले उन्होंने कहा कि कार उनके परिवार द्वारा खरीदी गई थी और अब ये दक्ष से एक उपहार बन गई है। आगे पीछे बदलते रहना, अगर यह सच भी हो तो कौन इस पर विश्वास करेगा? सबसे बड़े कबीले के मुखिया तीसरे चाचा गोंद ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही नितिन और अन्य लोगों के लिए मौत की सजा सुना दी थी। बूढ़े मास्टर जी ने रितिका की ओर देखा और कहा, रुकिन, उसे बताओ कि क्या हुआ। रितिका ने दक्ष की ओर देखा, फिर नितिन और अन्य लोगों की ओर, दांत पीसते हुए, और मन ही मन सोचा, माँ, मुझे दोष मत दो, जब पति गाता है तो पत्नी भी उसका अनुसरण करती है। मुझे निश्चित रूप से दक्ष के नेतृत्व का पालन करना होगा। अगर हम रिश्तेदार नहीं हो सकते तो हम नहीं होंगे। मुझे अपने पति का समर्थन करना होगा। इसके अलावा वे शुरू से ही गलत थे। वह तुरंत भावशून्य हो गई। उसने गुस्से और शिकायत के भाव के साथ नितिन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सही है, मैं पूरे समय वहां थी और मैंने ये देखा। नितिन ने शादी के बहाने से पैसे की मांग की और फिर पैसे की मांग को कार की मांग में बदल दिया। पहले तो मैं उसे गीली कार देना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वह बहुत सस्ती है और वह BMW या मर्सिडीज चाहती थी। उसके बाद उसने मेरे पति दक्ष की रोल्स रॉयस देखी और उसे छीन लिया। इसके बाद वह भाग गई, छेड़खानी करने लगी, अनुचित व्यवहार करने लगी और गुस्से में आकर उसने हमें वह सामान लौटाने से इनकार कर दिया। इस बिंदु पर वह अभी भी थोड़ा अन्याय महसूस कर रही थी और बोली, बूढ़े स्वामी, आपको हमारे लिए न्याय कायम रखना होगा। मेरे पति दयालु हैं, ये स्पष्ट रूप से उनसे छीन लिया गया था, फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे खो दिया है, रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा की इतनी रक्षा करते हुए, लेकिन नितिन उन्हें बदनाम कर रहा है। कृपया मेरे पति का नाम साफ करें। चेन तियान, धिक्कार है, तुम दोनों मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हो। दक्ष ने अपनी पत्नी रितिका की ओर भी देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सहयोगी होगी। उसने पलकें भी झपकाईं, लेकिन रितिका ने ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी भी अन्याय और गुस्से का भाव था। इस कार्य में पूरी ताकत लगा दो। टकराना। बूढ़ा मास्टर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने एक अदृश्य हथेली से नितिन के चेहरे पर प्रहार किया और फटकार लगाई, ढीठ, तुम अब भी इनकार करने की कोशिश कर रही हो। दोनों पति पत्नी ने ऐसा कहा था और तुमने उससे गवाही देने को भी कहा था। अब जब उसने गवाही दे दी है तब भी तुम इनकार करना चाहती हो।
कबीले के बुजुर्ग तीसरे चाचा गोंद ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई नितिन को पकड़ो और हमारे नेक दामाद दक्ष को चाबी लौटा दो। तुरंत भयंकर दिखने वाले प्रवर्तन कबीले के सदस्य आए, नितिन को पकड़ लिया और उसे एक तरफ घुटने टेक कर पकड़ लिया। चेन तियान अभी भी शाप देना चाहती थी, लेकिन उसे सीधे थप्पड़ मारा गया, उसके दांत टूट गए और फिर वह दया की भीख मांगती रही, बेकाबू होकर रोती रही। चाची मेई बगल से देख रही थी, हौंफ रही थी, उनका दिल बुरी तरह दुख रहा था। साथ ही उसने ये भी देखा कि सभी लोग उसे देख रहे थे, साथ ही सातवीं चाची और छठी चाची भी उसे देख रही थीं। सबसे बड़े कबीले के मुखिया तीसरे चाचा गोंद ने फटकार लगाई, तुमने अभी तक दक्ष को सुनहरा सुअर क्यों नहीं लौटाया? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चाची मेई ने सुनहरे सुअर को गले लगा लिया, उसे जाने देने से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सुनहरा सुअर मुझे उसके द्वारा दिया गया था, यह मुझे उसके द्वारा दिया गया था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सातवीं चाची और छठी चाची भी जानती थीं कि इस समय उन्हें एक साथ रहना होगा। उन्होंने भी पागलों की तरह सिर झुकाकर कहा, हाँ हाँ ये सच है, दक्ष ने सचमुच हमें ये दिया था। बूढ़ा मास्टर क्रोधित हो गया और उसकी शक्तिशाली प्रथम श्रेणी की आभा ने उन्हें दबा दिया क्योंकि उसने फटकार लगाई, बकवास। क्या तुम जानते हो कि वह सुनहरा सुअर मेरा है? ये दक्ष के हाथों में क्यों है? ये सुनहरा सुअर मैंने दक्ष को दिया था ताकि वह इसे इस समय मुझे भेंट कर सके। स्टॉप्ड। फफट फफट फफट। आंटी मेई और अन्य दो लोग जमीन पर गिर पड़े। वे निराशा में थे। उन्होंने भय से बूढ़े मास्टर को देखा, फिर दक्ष को। उनकी आंखें खेद और विनती से भरी थीं। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस गरीब लड़के के पास सोने का सुअर था। जब रुचिका और ऋतिका को भी नहीं पता था, तो वह एक जीवित दामाद के पास एक सुनहरा सुअर खरीदने के लिए इतना पैसा कैसे हो सकता है? पता चला कि पुराने मास्टर ने उसे यह उपहार इसलिए दिया था ताकि वह बाद में उसे उपहार के रूप में दे सके। आंटी मेई और बाकी दोनों रोना चाहती थीं। वे पछतावे से भरी हुई थीं, सोच रही थीं कि उन्होंने इस बारे में ज्यादा क्यों नहीं सोचा कि दक्ष के पास इतना शानदार सुनहरा सुअर क्यों होगा। लेकिन लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं और उनके दिल उलझे हुए थे। उस स्थिति में वे ज्यादा मांग न करने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी मानते थे। वे और अधिक गहराई से कैसे सोच सकते थे? खेद, दर्द, विनती, तरह तरह की भावनाएं उनके भीतर गुंथी हुई। फिर वे जमीन पर गिर पड़े और लगातार दया की भीख मांगते रहे, बूढ़े मालिक हमें छोड़ दो, बूढ़े मालिक हमें छोड़ दो। हम सचमुच नहीं जानते थे कि सोने का सुअर आपने दिया था, नहीं यह कि आप चाहते थे कि वह उसे उपहार के रूप में पेश करे। अगर हमें पता होता तो 10,000 हिम्मत होने पर भी हम कभी इसकी मांग करने की हिम्मत नहीं करते। मांग। आंटी मेई ने पहले ही यह बात स्वीकार कर ली थी। तीसरे चाचा ने आह भरी और बाकी सब ने अपना सिर हिलाया। वे पहले से ही जानते थे कि आंटी मेई और अन्य लोगों का भाग्य अत्यंत दुखद होगा। चाची मेई और अन्य दो लोग जमीन पर घुटने टेककर झुककर दया की भीख मांगने लगे, फिर रेंगते हुए दक्ष की ओर बढ़े और उसके पैर पकड़ लिए। दक्ष, नहीं, दामाद मित्तल, मास्टर मित्तल, कृपया, हम रिश्तेदार और आपके बुजुर्ग होने के नाते हमारा मामला लड़ने में हमारी मदद करें। बूढ़े मालिक आप पर बहुत स्नेह करते हैं, कृपया हमारा पक्ष रखने में हमारी मदद करें और उनसे हमें जाने देने के लिए कहें। हम सचमुच जानते हैं कि हम गलत थे, अब से हम निश्चित रूप से अच्छे इंसान बनेंगे। तीनों फूट फूट कर रो पड़े। वे सभी जानते थे कि उनके जीवन मरण का फैसला करने वाला न तो बूढ़ा मालिक था और न ही तीसरा चाचा। ये दक्ष ही था जिसने ये सब किया था, इसलिए वे लगातार विनती और प्रार्थना करते रहे। दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दक्ष को नर्म पड़ते देख उन तीनों को तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बड़ी माफ़ी मिल गई हो और उन्होंने जल्दी से कहा, कृपया हमारे लिए ओल्ड मास्टर को समझाएं, बस इतना कहें कि यह हमें दिया गया था। कृपया हमें जाने दें, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम सभी रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे से अक्सर मिलेंगे। भविष्य में भी ऐसे समय आएंगे जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। दक्ष ने उनकी ओर देखा और हंस दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, बूढ़ा मास्टर क्रोधित हो गया और गरजा, उन तीनों को पकड़ो। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे दक्ष को धमकाने और मेरे सामने अपनी गवाही बदलने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से जबरन वसूली और लूटपाट की है और अब वे दक्ष को धमकाने और अपना बचाव करने के लिए अपने रिश्तेदार और बुजुर्ग होने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तुरंत ही लोग आगे बढ़े और आंटी मेई तथा अन्य दो को काबू में कर लिया। आंटी मेई की सहयोगी शाखा के सभी रिश्तेदारों ने आह भरी, सिर हिलाया और नजरें नीची कर लीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन तीनों की तरफ देखे। उन्हें डर था कि आंटी मेई और अन्य दो लोग उनसे मदद मांगेंगे जिससे वे फंस जाएंगे। ये तो पता ही है कि तीसरे चाचा ने भी, जो कुल के मुखिया थे, उनकी तरफ से कोई दलील नहीं दी। उन्हें बोलने का क्या हक था? इसके अलावा ये तीन लोग बहुत मूर्ख थे। कौन जानता था कि उनकी मदद करने से वे भी नीचे गिर जाएंगे? बूढ़े मास्टर ने डांटा, तुम लोग केवल दक्ष की दयालुता को धमकाना जानते हो, लेकिन क्या उसकी दयालुता तुम्हारे लिए है कि तुम जैसा चाहो धमका सको?
वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए और बहुत से लोग तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए गए। हालांकि कई अन्य लोगों ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। खासकर तीसरे चाचा, जो उससे दिल ही दिल में नफरत करते थे। दक्ष दयालु है, वह किसी से भी ज्यादा निर्दयी है। उसने मुझे अपनी ही पत्नी का गला घोंटने के लिए मजबूर किया और अब मैं अभी भी अपनी पत्नी के परिवार के साथ उलझा हुआ हूँ। पहली शाखा की सबसे बड़ी बेटी BHCHITRA ने भी उपहास किया। दक्ष जैसा कोई व्यक्ति जो अकेले ही पूरे दक्षिण पूर्व प्रांत में प्रसिद्ध एक हत्यारे संगठन का सफाया कर सकता है, क्या वह एक दयालु व्यक्ति हो सकता है? वाह, बेशर्म! और वह एक शीर्ष स्तरीय सीधा आदमी भी है जो बार बार मुझ जैसी महान सुंदरी को धमकाता है। हालांकि वह इन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। आरती, जो दरवाजे पर स्तब्ध थी, ने भी यह सुना और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर दक्ष दयालु है तो कोई भी दयालु नहीं है। वह निश्चित रूप से एक भेड़िया है और जब वह मारता है तो वह सचमुच मारता है। चाची मेई और अन्य दो दया की भीख मांगते रहे, लेकिन उन्हें पहले ही वश में कर लिया गया था और उनके हाथों से सुनहरा सुअर छीन लिया गया और दक्ष को वापस कर दिया गया। तीनों को डांटने के बाद बूढ़े मास्टर ने दक्ष की ओर मुड़कर धीरे से कहा, दक्ष, तुम चौंक गए हो। इस सुनहरे सुअर को रख लो। दक्ष ने कहा, नहीं, ये बहुत छोटा है। उसे ये सचमुच नापसंद था। इसका वजन सिर्फ 3 पाउंड था। ये लोग इसके लिए क्यों लड़ रहे थे? क्या उन्होंने पहले पैसे नहीं देखे थे? उसने तो सिर्फ एक ही महाजोंग में 10 लाख से ज्यादा जीत लिए थे। सब गुस्सा हो गए। तुम फायदा उठा रहे हो और फिर भी मासूम बन रहे हो। बूढ़े मालिक ने तुम्हें सोने का सुअर दिया था और तुम फिर भी शिकायत करते हो कि वह बहुत छोटा है। अगर बूढ़े मालिक नाराज हो गए तो तुम क्या करोगे? वे उपहास करने लगे, मानो वे पहले से ही बूढ़े मास्टर की क्रोधित अभिव्यक्ति को देख रहे हों। किसे पता था? हालांकि बूढ़े मास्टर ने कहा, आपकी बात सही है, ये सुनहरा सुअर वास्तव में बहुत छोटा है। मैं वास्तव में इसे आपकी पत्नी ऋतिका को देना चाहता था। यह आपको शोभा नहीं देता। ऋतिका, क्या वह सचमुच उसके दादा हैं? सभी, ये तो सचमुच बहुत आगे जा रहा है। बूढ़े मास्टर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आज के बाद मैं किसी को 10 किलोग्राम का सुनहरा सुअर बनाकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर सभी लोग ईर्ष्या से रोने लगे। तीसरे चाचा ने भी दांत पीस लिए, उन्हें अंदर से खटास महसूस हो रही थी। बूढ़े मालिक को इस बात की परवाह नहीं थी कि सब क्या सोचते हैं। उसने इधर उधर देखा और कहा, अब हम पारिवारिक लाभांश वितरण शुरू करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस साल आंटी मेई और उनके तीनों परिवारों का सारा लाभांश दक्ष को जाएगा। चाची मेई, सातवीं चाची और छठी चाची, जिन्हें रोका जा रहा था, ये सुनकर गुस्से से बेहोश हो गईं। बाकी सभी ने आह भरी और सिर हिलाया, दक्ष के प्रति ईर्ष्या और जलन से भर गए। बूढ़ा मास्टर उसके प्रति बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल अनुचित है। वह पुराने मालिक के नाजायज बेटे जैसा है। छोड़ो भी, आंटी मेई के 3 परिवारों का लाभांश अधिकतम एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट और मात्र 1 लाख रुपए है। उसे लेने दो। इसके बाद सभी ने लाभांश वितरित करना शुरू कर दिया। चाची मेई और अन्य 2 परिवार 3 बार जागे, लेकिन हर बार जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि उनके स्कूल जिले के अपार्टमेंट और लाभांश में 100,000 रुपये सभी दक्ष के पास चले गए थे और वे फिर से बेहोश हो गए। कई बार ऐसा करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। आखिरकार उन पर गुस्सा हावी हो गया और वे सदमे में चले गए। जब लाभांश वितरण समाप्त हुआ तब दक्ष को पता चला कि अब उसके पास 10 स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट हैं। हालांकि सागरनगर शहर में स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट की कीमत सामान्यतः मध्यम थी। वर्तमान में केवल 4 से 5,000 प्रति वर्ग मीटर उनकी विशाल संख्या का मतलब था कि अकेले मासिक किराया एक भोजन के लिए पर्याप्त था। हालांकि दक्ष के पास वर्तमान में 30,000 वर्ग फीट जमीन थी और उसके पास उन 10 स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंटों का प्रबंधन करने का समय नहीं था। पत्नी, मैं उन स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट्स को तुम्हारे प्रबंधन के लिए छोड़ दूंगा। दक्ष ने ऋतिका के सामने 10 लाल संपत्ति प्रमाण पत्र रख दिए। ऋतिका को स्वाभाविक रूप से 10 अपार्टमेंट की परवाह नहीं थी, लेकिन वह बहुत खुश थी कि दक्ष ने अपनी संपत्ति उस पर भरोसा किया। उसने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, फिर बोली, ठीक है, मैं इन अपार्टमेंट्स का प्रबंधन करने में आपकी मदद करूंगी। 3 साल के भीतर मैं इनकी कीमत 6,000 प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ाने में आपकी मदद करूंगी। दक्ष, 3 साल में केवल 1 या 2,000 की वृद्धि। अचानक उसे लाल रंग के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वापस लेने का मन हुआ। ये पत्नी थोड़ी सुस्त लग रही थी। शर्मा परिवार का उपहार देने का समारोह समाप्त हो गया और साथ ही लाभांश का वितरण भी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग दुखी थे। अन्य लोगों के सहयोग से बूढ़ा मास्टर अपने जन्मदिन समारोह के लिए मेहमानों का स्वागत करने के लिए पहले ही सामने वाले हॉल में जा चुका था। लेकिन दक्षिणी प्रांगण में हर कोई अभी भी चर्चा कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका हिस्सा बहुत कम है और अन्य कह रहे थे कि किसी और का हिस्सा बहुत अधिक है। संक्षेप में कहें तो कोई भी संतुष्ट नहीं था। हालांकि
कुछ परिवार ऐसे भी थे जो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पाया कि उनका लाभांश, जो पहले बहुत कम हुआ करता था, इस वर्ष असाधारण रूप से बढ़ा था। गहन विचार करने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस वर्ष अधिक मेहनत की, जिससे परिवार को अधिक लाभ हुआ और इस प्रकार उन्हें अधिक लाभांश प्राप्त हुआ। बात बस इतनी थी कि लगभग सभी लोग दक्ष की तरफ ईर्ष्या से देखते थे। वह एक बाहरी व्यक्ति था, फिर भी उसे 7 घर क्यों दिए गए, और फिर आंटी मेई के 3 परिवारों के 3 घर भी उसे दे दिए गए, और उसके निवास भी उत्कृष्ट स्थानों पर स्कूल जिले के घर थे। कुल 10 स्कूल जिला घर, जिससे लोगों को अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या हुई। इसके अलावा लगभग 10 लाख नकद लाभांश भी मिला, जिससे लोग सचमुच ईर्ष्या से भर गए। दक्ष के पास ऐसा कौन सा गुण या योग्यता है कि वह 10 स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस प्राप्त कर सके? बिल्कुल, एक निकम्मा दामाद, उसे मकान पाने का क्या अधिकार है? ये हमारे शर्मा परिवार का लाभांश वितरण समारोह है। फिर भी एक मित्तल, एक बाहरी व्यक्ति को भी बैठने का अधिकार है और उसे हम में से अधिकांश लोगों से अधिक प्राप्त हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई ईर्ष्यालु था। मुख्य कारण यह था कि रितिका की दूसरी शाखा से संबंधित लाभांश पहले से ही पर्याप्त थे, हालांकि वे मकान नहीं थे बल्कि नकदी या कंपनी के शेयर थे। लेकिन दक्ष को एक दत्तक दामाद के रूप में रितिका और अन्य लोगों से अलग से लाभांश प्राप्त हुआ। उसे 10 घर और 10 लाख नकद दिए गए। इससे सचमुच लोगों में ईर्ष्या, जलन और आक्रोश पैदा हो गया। धिक्कार है, दक्ष को देखकर लगता है कि वह संतुष्ट भी नहीं है। उसे संतुष्ट होने में क्या हर्ज है? मैं उसके मुंह पर जूते की नाल से वार करूंगा। लानत है, अपनी बातों पर ध्यान रखना। बूढ़े मालिक को ये सबसे ज्यादा पसंद है। ये लड़का, जाने इसने बूढ़े मालिक पर क्या जादू कर दिया कि वो उससे इतना प्यार करने लगा। तुम्हें किस बात का डर है? बूढ़ा मालिक मेहमानों को लेने बाहर गया है। दक्षिण प्रांगण से बाहर निकलते समय कई लोग बड़बड़ा रहे थे, कुछ ने तो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी की। जब ओल्ड मास्टर मौजूद थे तो वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब जब वह चले गए थे तो वे अपनी नाक हवा में उठाए दक्ष के पास से गुजर गए। उन्होंने उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। हालांकि वे अपने दिलों में ईर्ष्या को छिपा नहीं सके। दक्ष ने इन लोगों को अनदेखा कर दिया और रितिका के साथ हाथ में हाथ डाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए सामने वाले हॉल में चली गई। आरती अपने पिता हितेश शर्मा के साथ खड़ी थी, दांत पीस रही थी और दक्ष और उसकी पत्नी की पीठ को देख रही थी, आक्रोश से उबल रही थी। जी शांगफेई ने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, दक्ष पर तो ओल्ड मास्टर की कृपा है। मैं तो बस अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल करके दूसरी शाखा के मुखिया को पद छोड़ने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बारे में बात करूं। आरती ने कहा, चिंता मत करो पिताजी, जब हम मुख्य हॉल में पहुंचेंगे और सभी मेहमान मौजूद होंगे तो हम दूसरों के साथ मिलकर ओल्ड मास्टर पर दबाव डालेंगे कि वह दक्ष को भगा दे और दूसरी शाखा के प्रमुख की आलोचना करे। फिर हम मौके का फायदा उठाकर कब्जा कर लेंगे। जी शांगफेई की आंखें चमक उठीं, फिर वह चिंतित हो गए। क्या आपके मंगेतर बाई परिवार के साथ सब कुछ ठीक है? लगता है बूढ़े मालिक बाई परिवार के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं हैं। ये ठीक नहीं है, आरती ने नाक भान से कुड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास हमारे शर्मा परिवार के लिए बाई परिवार के महत्व को समझाने का समय नहीं था। जब ज्यादा लोग होंगे तो मैं इसकी घोषणा कर दूंगा और ओल्ड मास्टर पूरे शर्मा परिवार की आम प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। इस पल जी वेंजिंग पिता और बेटी के पास से गुजरे और उनकी बातचीत सुन ली। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसने घृणा से सोचा, मूर्खों का परिवार। ... बाहर सामने वाले हॉल के बगीचे में दर्जनों टेबलें। लाभांश वितरण के दौरान ज्यादातर महिला रिश्तेदार मौजूद थीं। जब वे बैठे थे तो उनमें से अधिकांश शर्मा परिवार के पुरुष सदस्य थे। शर्मा परिवार के आचरण को प्रदर्शित करने के लिए शर्मा परिवार के सदस्यों और मेहमानों को एक साथ बैठाया गया, जिससे मेजबान और मेहमान पूरी तरह से एक परिवार के रूप में प्रदर्शित हुए। शर्मा परिवार की शाखाओं और प्रमुख संपार्श्विक परिवारों के प्रमुख अपनी मेजों पर मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ शर्मा परिवार के सदस्यों ने तो मेहमानों को अपनी मेज पर बैठने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया। वे गलियारे में खड़े होकर मुस्कुराए और खुशी से बातचीत की। सामने का हॉल उद्यान सद्भाव से भरा हुआ था। शर्मा परिवार के सदस्य सामंजस्यपूर्ण और विनम्र थे और मेहमान विनम्र और विनम्र थे। सब कुछ शांतिपूर्ण और सही होना चाहिए था, लेकिन वहां एक मेज थी जो जगह से बाहर लग रही थी। ओल्ड मास्टर की मुख्य सीट के सबसे नज़दीक 3 बड़ी गोल मेजें थीं। पहली शाखा की मेज पहले से ही कुछ रिश्तेदारों और मेहमानों से भरी हुई थी और पहली शाखा का प्रमुख उनके साथ था। जी बेनफेन की तीसरी शाखा की मेज भी लोगों से भरी हुई थी। इसके अलावा रविंद्र शर्मा और पहली शाखा के प्रमुख उनके बड़े भाई जी बेनिक सिंह संयुक्त रूप से 3 महत्वपूर्ण मेहमानों का मनोरंजन कर रहे थे। ये थे YAJNESH, ये परिवार के 7वें मास्टर जो सागरनगर शहर में एक रियल एस्टेट के दिग्गज थे, रामानुजन, सागरनगर शहर के ब्लैक ग्रुप समूह के CEO, और जगमोहन वानहुआ के CEO, जो सागरनगर शहर के निर्माण सामग्री बाजार के आधे हिस्से को नियंत्रित करते थे।
ये तीनों सागरनगर शहर में प्रमुख व्यक्ति थे और रियल एस्टेट उद्योग में 4 प्रमुख परिवारों के अलावा उन्हें दिग्गज माना जाता था। शर्मा परिवार की पहली शाखा के प्रमुख जी बेनिक सिंह शर्मा परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय का प्रबंधन करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता था क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। शर्मा परिवार के 2 मुखियाओं से ऐसा अनुग्रह प्राप्त करना कितने बड़े सम्मान की बात थी। शर्मा परिवार के पुराने मास्टर मुख्य मेज पर बैठे थे और इस तरह के सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखकर वह बहुत खुश थे। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी शाखा की मेज को देखा जहां दक्ष था तो उसका मुंह हिल गया। तीसरे अंकल गोंद ने देखा और अपनी आंखें ढक लीं, वह दृश्य सहन करने में असमर्थ थे। ये खाली था। बहनों ऋतिका और रिया के अलावा, उनकी मां रुचिका और दक्ष के अलावा वहां कोई और नहीं था। दूसरी शाखा के कुछ रिश्तेदार जिन्हें वहां बैठना चाहिए था वे अन्य मेजों पर चले गए थे, हितेश शर्मा और अन्य लोगों के साथ बैठ गए थे या इधर उधर बिखर गए थे। दूसरी शाखा की ओर एक बड़ी गोल मेज पर 1 दर्जन से अधिक सीटें थीं जिन पर केवल 4 लोग बैठे थे। ये तुरंत ही पूरे हॉल का ध्यान केंद्रित हो गया, जिससे असंख्य लोगों को उनके प्रति असहजता महसूस होने लगी। हालांकि जहां मेहमानों को अजीब लगा, वहीं शर्मा परिवार के सदस्य मन ही मन उपहास कर रहे थे कि काश यह और भी अजीब होता। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी शाखा इतनी अलोकप्रिय होगी। उनके अपने रिश्तेदार भी उनके पास बैठना नहीं चाहते। एक बड़ी गोल मेज जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं और सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। हे, पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब शर्मा परिवार के उस निकम्मे दामाद दक्ष की वजह से है। शर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने दक्ष को उस मेज पर मूंगफली खाते और सफ़ेद कागज के टुकड़े पर कुछ लिखते हुए देखकर उपहास किया। उन्हें पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, शायद शर्मिंदगी से बचने के लिए। दरअसल दक्ष पूर्वी उपनगरों के विकास की योजना बना रहा था। ऋतिका का परिवार, माँ और दोनों बेटियां, सबने सिर झुका लिया था। उस पल ये वाकई अजीब था। उसकी सास ने कई बार कुछ रिश्तेदारों की ओर देखा जो आमतौर पर उनके परिवार के करीब थे, लेकिन उन लोगों ने हितेश शर्मा को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और असहजता से बचने के लिए दूसरी ओर देखा। वे उनके साथ एक ही मेज पर बैठने की अपेक्षा दरवाजे के पास एकांत स्थान पर बैठना अधिक पसंद करेंगे। ऋतिका ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, होंठ भींच लिए और फुसफुसाते हुए बोली, आज मैं इस अपमान का बदला कब ले पाऊंगी। जब वह बोल रही थी तो उसके आंसू अनियंत्रित होकर गिरने लगे। दक्ष, जो कुछ लिखने में व्यस्त था, अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और चिंता से पूछा, पत्नी, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? रो मत। ऋतिका ने उसका हाथ झटक दिया और फुसफुसाया, मुझे केवल अपने आप से नफरत है कि मैं बेकार हूँ। आज हमारी मेज पर कोई भी नहीं बैठने की शर्म को धोने में असमर्थ हूँ। ऋतिका रो पड़ी, उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। आमतौर पर दृढ़ इच्छाशक्ति वाली, उसने आज ही सही मायने में अनुभव किया था कि अप्रशंसित होना और तुच्छ समझा जाना कितना कष्टदायक होता है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी। उसका दिल भारी था। खाली सीटें इतनी स्पष्ट थीं मानो उसका दिल खोखला हो गया हो। उनका मानना था कि इस सब के पीछे 2 कारण थे। एक कारण ये था कि उनके पति, जो द्वितीय शाखा के प्रमुख थे, उपस्थित नहीं थे। वे अभी भी विश्वविद्यालय में अकादमिक शोध कर रहे थे और केवल रात्रि भोजन के लिए ही लौटेंगे। यदि वह यहाँ होते तो यह मेज अवश्य भरी होती। उसने सोचा कि दूसरा मुख्य कारण पूरी तरह से दक्ष की गलती थी। यदि दक्ष ने पारिवारिक समारोह में इतने सारे रिश्तेदारों की पिटाई नहीं की होती तो उनकी मेज पर सीटें अभी खाली नहीं बल्कि अत्यधिक प्रतिष्ठित होतीं। यदि किसी को दोषी ठहराया जा सकता था तो वह दक्ष थी। उसने दक्ष को घूरते हुए खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि दक्ष ने ऋतिका के आंसू पोंछे और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई यहाँ बैठने न आए? यहाँ ज्यादा सीटें हैं, इसलिए हम जहाँ चाहें बैठ सकते हैं और हम इन व्यंजनों को जैसे चाहें, जितना चाहें खा सकते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। ऋतिका ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसने दक्ष का हाथ झटक दिया जब उसने उसे अपने कंधे पर रखने की कोशिश की। गरीबों का तो शहर में पता ही नहीं चलता, अमीरों के तो दूर के रिश्तेदार पहाड़ों में भी रहते हैं। हमारा परिवार अब शहर के गरीब परिवार जैसा हो गया है। उसने दक्ष की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, हम पैसे में नहीं बल्कि प्रभाव और शक्ति में गरीब हैं। अगर हमारे पास शक्ति और प्रभाव होता तो ये सब हमारी चापलूसी करने आते। दक्ष ने कहा, क्या अन्य लोगों की राय वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? ऋतिका ने जवाब दिया, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बचपन से ही इसी माहौल में रह रहा हूँ। मेरे लिए दूसरों की राय बहुत मायने रखती है। वह और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए, यह महसूस करते हुए कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। दक्ष को पता था कि ऋतिका, जो दूसरों की राय की इतनी परवाह करती थी, ने अपने विवाह के 1 साल के दौरान कितना दबाव सहन किया था। उसने बस ऋतिका को देखा, उसे पहली बार रोते हुए देखा क्योंकि रिश्तेदारों और दोस्तों ने खुद को दूर कर लिया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया था और दिल का दर्द महसूस किया। इसलिए तुम्हें ये पसंद है, ठीक है,
मैं तुम्हें जीवन भर गौरव, एक शानदार अस्तित्व प्रदान करूंगा। दक्ष ने अपने होंठ भींचते हुए मन ही मन सोचा, चलो सब कुछ इस जन्मदिन की दावत से शुरू होता है। मेज के सबसे आगे बैठे एल्डरजी भी दूसरी शाखा की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये वाकई बहुत अपमानजनक था और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि दक्ष अकेला और असहज महसूस करेगा। इसलिए उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, दूसरी शाखा की मेज पर अभी भी कुछ सीटें खाली हैं, कौन जाएगा? हालांकि दक्ष सबसे पहले खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, हालांकि यहाँ बहुत सी सीटें हैं, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं बैठ सकता। धमाका! सामने वाले हॉल का बगीचा जोरदार शोर से गूंज उठा। हर कोई हंसने लगा, विशेष रूप से रिश्तेदार, जो और भी जोर से हंसने लगे, मानो वे स्टीफन चाउ की नई फिल्म पहली बार देख रहे हों, और जोर जोर से हंसने लगे। मेहमान अजीब तरह से हंसने लगे, वे सभी दक्ष के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। रितिका और रिया ने सिर झुका लिया। अब उनके पास नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम के बारे में सोचने का समय नहीं था। वे बस अपमानित महसूस कर रहे थे। बहुत अपमानजनक। ये पहले से ही काफी अपमानजनक था कि कोई भी यहाँ बैठने नहीं आया। दक्ष ने तो इतना बड़ा बयान भी दिया कि इन सीटों पर बैठने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्तेदार, दोस्त और मेहमान ये सब देख रहे थे। ये बहुत शर्मनाक था। उसकी सास रुचिका अब खुद को रोक नहीं पाई। सबसे पहले वो भड़क उठी और सीधे खड़ी होकर दक्ष को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसने डांटते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे परिवार को पर्याप्त शर्मिंदा नहीं किया है? बस इतना ही। हम पहले ही अपमानित महसूस कर रहे हैं और आप अभी भी यहाँ टिप्पणियां कर रहे हैं। बैठ जाए, वरना बाहर निकलकर घर जाए। वह बड़बड़ाते हुए बोली, अगर तुम घर जाओगी तो शायद वे लोग आ जाएंगे। ये सुनकर सभी रिश्तेदार हंस पड़े। कुछ ने तो सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर दक्ष उस मेज पर नहीं है तो हम वहां जाएंगे। कोई बात नहीं, हम भी दूसरी शाखा से हैं, लेकिन दक्ष के साथ एक ही मेज पर बैठना सचमुच शर्मनाक है। सब कहते हैं कि शर्मा परिवार का दामाद मुख्य मेज पर नहीं बैठता। वह दक्ष आगे की पंक्ति में क्यों बैठा है? हाँ, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलने वाले अधिकतर लोग द्वितीय शाखा के रिश्तेदार थे और कुछ तृतीय शाखा के भी, और सभी व्यंग्यात्मक थे। आंटी मेई, सातवीं आंटी और छठी आंटी की शाखा के कुछ लोग भी थे। उन्होंने पहले आंटी मेई और बाकी लोगों को बचाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। अब जब उन्हें मजाक उड़ाने का मौका मिला तो वे स्वाभाविक रूप से किसी से भी अधिक जोर से हंसे। इसके अलावा इस समय दक्ष सार्वजनिक आलोचना का पात्र बन चुका था। अगर वे उसका मजाक भी उड़ाते तो एल्डरजी असहाय होते और उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार भी नहीं लगा पाते। यकीन से उन्होंने देखा कि यद्यपि एल्डरजी क्रोधित थे, फिर भी वे उनका कुछ नहीं कर सकते थे। इतने सारे मेहमानों की मौजूदगी में एल्डरजी भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दक्ष की खातिर अपने कुल के लोगों को फटकार नहीं लगाए। और तो और, कभी कभी संख्या बल में भी दम होता है। इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण वे बड़े पारिवारिक हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। दक्ष तो बस एक बेकार दामाद था और रितिका का परिवार सत्ता खोने वाला था। इतने सारे लोगों की तुलना में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था? बड़े जी ने बिल्कुल ठीक से समझ लिया होगा। यदि वह क्रोधित होना भी चाहता तो कबीले के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते थे कि ऐसा न करें। इस बीच मेहमान ये तमाशा देखते रहे। जीशानफेई के परिवार ने अनुकूल स्थिति को देखकर उपहास किया। आरती और उसके मंगेतर बाईफू ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उपहास देखा। उसे सही सजा मिलती है। तीसरी शाखा के प्रमुख रविंद्र शर्मा ने सागरनगर शहर के 3 रियल एस्टेट दिग्गजों की ओर देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह थोड़ा शर्मिंदा हो और साथ ही जैसे कि वह उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए दक्ष से नफरत करता हो, और कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है, आप हम पर हंस रहे होंगे। ये दक्ष है, हमारे परिवार का नालायक पोता दामाद। वह हमेशा से घमंडी रहा है और बड़ों का अनादर करता रहा है। दरअसल यह उसकी परवरिश से जुड़ा है। उसका परिवार बचपन से ही गरीब था। उसके पिता बस एक क्लिनिक के डॉक्टर थे जिन्होंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी थी। इसलिए दक्ष को भी उचित पारिवारिक शिक्षा नहीं मिली और हमारे परिवार में शादी करने के बाद वह घमंडी हो गया। जी बेनफेन का मानना था कि ये शब्द दोषरहित थे। उन्होंने अपना रवैया यथासंभव विनम्र रूप से प्रस्तुत किया तथा दक्ष को नीचा दिखाते हुए ऐसा नहीं लगने दिया कि एक बुजुर्ग होने के नाते वे जानबूझकर उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। उसकी सास रुचिका दक्ष को नीचे खींचकर बैठाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, दक्ष, हमारे परिवार को अब और शर्मिंदा मत करो। अगर तुम नहीं बैठोगी तो बाहर निकलो और घर जाओ, तुम शर्मनाक चीज हो। और ये सीटें, कोई भी इन पर नहीं बैठ सकता। ऐसे बड़े बड़े शब्द तभी बोलो जब कोई सचमुच आए, हमें और शर्मिंदा मत करो। हालांकि दक्ष ने अपनी सास का हाथ दूर धकेल दिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। अरे बाप रे, क्या उसने सचमुच मुझे धक्का देकर दूर धकेलने का साहस किया? वह बदमाश!
उसकी सास गुस्सा होने ही वाली थी, लेकिन दक्ष ने भीड़ को देखते हुए पहले ही बोल दिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा था कि इन सीटों पर कोई भी क्यों नहीं बैठ सकता। इसका एक कारण है, क्योंकि यदि आपके पास कई 100 मिलियन की संपत्ति नहीं है तो आप मेरे साथ एक ही मेज पर बैठने के योग्य नहीं हैं। सब ने उपहास किया। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा ने भी उनका मजाक उड़ाने के लिए उपहास किया। तभी उसने देखा कि सागरनगर शहर के 3 रियल एस्टेट दिग्गज दक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। उसने जल्दी से उन्हें रोका। अरे अरे अरे, साथ में मास्टर, ये सीईओ झांग, सीईओ कियान, तुम गलत सीट पर चले गए हो। मैंने यहाँ पहले ही सीटें आरक्षित कर ली हैं। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा ने जल्दी से ये किए यजनेश और अन्य दो को खींच लिया। उसने अजीब सी मुस्कान दी और अपनी मेज की ओर इशारा किया। इशारा समझकर 3 रिश्तेदार तुरंत उठ खड़े हुए और उनके लिए जगह बनाए। उसी समय उन 3 रिश्तेदारों ने भी समझाने में मदद की। ये किए, इस बात पर ध्यान मत दो कि हमारी मेज केवल तीसरी शाखा के लिए है, लेकिन हम केवल प्रतिष्ठित लोगों के साथ ही मिलते हैं। आपका दर्जा सम्मानजनक है, हमारी मेज आपकी मेजबानी नहीं कर सकती। ये किए और 2 अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और कहा, हम गलत जगह नहीं आए हैं। फिर वे दक्ष की ओर चल पड़े। इस समय दक्ष की मेज पर रितिका और उसकी बहन अभी भी असहज महसूस कर रही थी और संयम का नाटक कर रही थी। सास रुचिका बहुत क्रोधित थी। वह बहुत क्रोधित थी कि दक्ष ने उनकी अवज्ञा करने का साहस किया और यहाँ तक कि उनसे हाथ भी झटक दिया। अनुचित, वह बहुत दूर चला गया है। दक्ष वहीं खड़ा रहा। उसने बूढ़े गुरु की ओर मुट्ठियां बांधते हुए कहा, बूढ़े गुरु, आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। मेरी मेज पूरी तरह भरी न हो, इसकी चिंता मत कीजिए। जो लोग यहाँ बैठ सकते हैं उनकी कुल संपत्ति कम से कम कई 100 मिलियन होनी चाहिए, अन्यथा वे योग्य नहीं हैं। इसके अलावा केवल करीबी दोस्त ही एक साथ मेज साझा करने के योग्य हैं। वह मुस्कुराया, चारों ओर देखा और उसकी निगाहें उपहास कर रहे रिश्तेदारों के चेहरों पर घूम गईं। उन्होंने कहा, दूर के रिश्तेदार करीबी पड़ोसियों जितने अच्छे नहीं होते। जहाँ तक उन बेचारे रिश्तेदारों की बात है तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे हमारे साथ एक ही मेज़ पर खाना खाएंगे। ये सुनकर रिश्तेदार तुरंत क्रोधित हो गए। आपका क्या मतलब है कि दूर के रिश्तेदार करीबी पड़ोसियों जितने अच्छे नहीं होते? हम रिश्तेदार हैं, क्या हम बाहरी लोगों जितने भी अच्छे नहीं हैं? और गरीब रिश्तेदारों से आपका क्या मतलब है? क्या दूसरी शाखा का प्रमुख इस तरह लोगों को धमका सकता है? हमारा सुझाव है कि दूसरी शाखा के प्रमुख को बदल दिया जाए। दक्ष एक उचित व्यक्ति नहीं है। भीड़ उत्तेजित थी और हर कोई गुस्से में था। द्वितीय शाखा की एक सहयोगी शाखा के एक प्रमुख व्यक्ति हितेश शर्मा पहले से ही बहुत खुश थे और उन्होंने खड़े होकर अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, सभी लोग कृपया शांत हो जाएं और मेरी बात सुनें। सभी लोग शांत हो गए और उसकी ओर देखने लगे। जी शांगफेई ने तुरंत कहा, दक्ष एक उचित व्यक्ति नहीं है। उसने एक बेतुका बयान दिया कि उसकी मेज पर कई 100 मिलियन की कुल संपत्ति के बिना लोग बैठने के योग्य नहीं हैं और जो करीबी दोस्त नहीं हैं वे नहीं बैठ सकते। वह खुद को क्या समझता है? दूसरी शाखा के मुखिया ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को खुशामद की और ऐसे घिनौने व्यक्ति को शर्मा परिवार में शादी करने की इजाज़त दी। ये सचमुच हमारे शर्मा परिवार को शर्मसार करता है। मुझे लगता है वह परेशानी खड़ी करने वाला था और उसका इरादा ओल्ड मास्टर को द्वितीय शाखा के प्रमुख को बदलने के लिए मजबूर करने का था। लेकिन इस समय, मिस्टर दक्ष, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं खुद को आपका करीबी दोस्त मानता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यहाँ बैठने के योग्य हूँ। वानहुआ के सीईओ जगमोहन सबसे पहले आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले। हिस, सभी लोग तुरंत अचंभित रह गए। पूरा सामने वाला हॉल गार्डन अचानक शांत हो गया। तीसरे अंकल गोंग और अन्य लोग दंग रह गए। बूढ़े मास्टर हंसे। रिश्तेदार सचमुच सदमे में थे। मेहमान अचंभित रह गए। तीसरे चाचा का चेहरा गंभीर था। हितेश शर्मा का हाथ अभी भी हवा में जम गया था, उनका चेहरा कठोर था। इस समय लगभग सभी लोग अचंभित थे। जो लोग अभी सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। रितिका ने अचानक अविश्वास से ऊपर देखा। हालांकि रिया ने दक्ष की ओर देखा, फिर वानहुआ के सीईओ जगमोहन की ओर देखा और मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, क्या ये व्यक्ति जान सकता है कि मेरा साला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? सास रुचिका भी पहले हैरान हुई, फिर खुश हो गईं। दक्ष के बोलने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से बीच में कहा, हाँ मिस्टर कियान, कृपया कहीं भी बैठ जाए। हाँ। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वानहुआ के सीईओ जगमोहन ने उसकी ओर नहीं देखा बल्कि दक्ष को देखना जारी रखा। वह मजाक नहीं कर रहा था, न ही उसका मजाक उड़ाने का इरादा था। उसके चेहरे और आंखों में बहुत ही ईमानदारी थी, मानो वह सचमुच दक्ष के साथ एक ही मेज पर बैठना चाहता हो। सभी लोग भी हैरान थे। वानहुआ के सीईओ जगमोहन कौन हैं? वह एक बड़े शख्स हैं जो सागरनगर शहर के निर्माण सामग्री बाजार के आधे हिस्से को नियंत्रित करते हैं। सागरनगर शहर के रियल एस्टेट उद्योग में एक दिग्गज हैं। आज शर्मा परिवार में आए मेहमानों में वह सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे।
ये ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि चारों महान परिवारों में से कोई भी नहीं आया था, इसलिए चारों महान परिवारों के करीबी ये धनी परिवार सबसे अधिक सम्मानित थे। जगमोहन की संपत्ति भी सागरनगर शहर में उच्च स्थान पर थी और उनके परिवार की स्थिति और प्रभाव वास्तव में शर्मा परिवार के समान थे। वे केवल प्रतिष्ठित लोगों से ही मिलते थे और उनकी बातचीत व्यापारियों से ही होती थी। ऐसा व्यक्ति सागरनगर शहर में एक सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने वास्तव में दक्ष की मेज पर बैठकर प्रस्ताव रखने की पहल की और ऐसा लग रहा था कि अगर दक्ष सहमत नहीं होती तो वह बैठने की भी हिम्मत नहीं करता। ये बहुत अतिशयोक्ति है। रुको, अभी सीईओ जगमोहन ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसकी दक्ष के साथ कुछ दोस्ती है और वह बैठने की उम्मीद करता है। अरे बाप रे, दक्ष को इतने बड़े शख्स के बारे में कब पता चला? यह विचार एक साथ सभी के मन में आया। रितिका भी ऐसी ही थी। उसने दक्ष को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका पति कुछ रहस्यमयी था। उनकी पहचान को देखते हुए क्या वह वास्तव में सीईओ जगमोहन को जानते होंगे? यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर दक्ष, मैं भी यहाँ बैठकर आपके साथ जी भरकर पीना चाहता हूँ और ओल्ड मास्टर की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आमतौर पर सख्त रहने वाले सीईओ जगमोहन के बगल में धूप का चश्मा पहने हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मोटे आदमी ने अचानक बात की और मेज साझा करने का अनुरोध किया। हे भगवान, क्या ये रामानुजन नहीं है, ब्लैक ग्रुप का सीईओ? वह सागरनगर शहर में एक सच्चे रियल एस्टेट दिग्गज हैं। उनके अधीन 1 दर्जन से ज़्यादा निर्माण टीमें हैं। वर्तमान में सागरनगर शहर में 1/3 नई परियोजनाओं का ठेका उन्हीं के पास है। क्या दक्ष उसे जानती भी है? ये तो बहुत। हर कोई अचंभित था। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तीसरे चाचा का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जीशानफी एक मुश्किल स्थिति में थे। उनका हाथ पहले से ही चुपचाप वापस ले लिया गया था और वह भी चुपचाप बैठ गए, अपना सिर नीचे कर लिया, किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये बहुत शर्मनाक था। उन्होंने अभी कहा था कि कोई भी उनके साथ मेज साझा नहीं करेगा और अब 2 प्रतिष्ठित अतिथि उनके साथ बैठने के लिए कह रहे थे। भाई दक्ष, मैं भी यहाँ बैठना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बैठने का सम्मान दे सकते हैं? जब ये किए और YAJNESH ने बात की तो हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। केवल हौंफने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अब कोई व्यंग्य या उपहास नहीं था। भयावह। दक्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम तीनों कर सकते हो। हालांकि तुम थोड़े गरीब हो, लेकिन मैं, दक्ष, दोस्ती को महत्व देता हूँ। हे भगवान, अरे वाह, सागरनगर शहर के 3 रियल एस्टेट दिग्गज, शर्मा परिवार के आज के 3 सबसे प्रतिष्ठित अतिथि, सम्मानित अतिथि थे और आप उन्हें गरीब कहते हैं। कितनी बेशर्मी है। सामने के बगीचे में दर्जनों मेजें और सैकड़ों जोड़ी आंखें दक्ष की ओर गौर से देख रही थीं, सदमे से उबर नहीं पा रही थीं। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा को तो खून थूकने जैसा महसूस हुआ। जो 3 रिश्तेदार उनके लिए जगह बनाने के लिए खड़े हुए थे, वे चुपचाप वापस बैठ गए। उन सभी ने सोचा कि ये किए और अन्य 2 लोग मूर्ख होंगे। क्या दक्ष की मेज पर बैठने के लिए अपना दर्जा कम करना मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं था? उन्हें क्या पता था कि YAJNESH और 2 अन्य लोग इस समय भीड़ को ऐसे देख रहे थे जैसे वे मूर्खों को देख रहे हों। जो व्यक्ति बिना पलक झपकाए एक बंजर भूमि खरीदने के लिए 300 मिलियन खर्च कर सकता है, क्या वह एक साधारण व्यक्ति हो सकता है? प्रथम शाखा के प्रमुख जी बेनिक सिंह भी इस मामले से कुछ आश्चर्यचकित हुए और भौहें चढ़ा दी, लेकिन उनकी बेटी BHCHITRA ने उन्हें वापस नीचे खींच लिया ताकि वे ठीक से बैठ सकें। पिताजी, आश्चर्यचकित मत होइए, अभी और भी आश्चर्यजनक चीज़ें आनी बाकी हैं। जी बेनिक सिंह ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वेंजिंग, तुम क्या जानते हो? जी वेंजिंग ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दक्ष बहुत अमीर है और लड़ाई में भी बहुत अच्छा है। अमीर और लड़ाई में अच्छा? क्या बकवास है। जी बेनिक सिंह दंग रह गए, पूरी तरह से हतप्रभ। वानहुआ के CEO, ब्लैक ग्रुप के CEO और ये परिवार के ये किए आज शर्मा परिवार के 3 सबसे प्रतिष्ठित अतिथि, सभी ने एक साथ दक्ष की मेज पर बैठने का अनुरोध किया। ये बात दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। तुरंत ही दर्जनों रिश्तेदार खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, दक्ष, क्या हम? नहीं, तुम नहीं जा सकते, चले जाओ। दक्ष ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, शांति से उन्हें डांटा। दर्जनों लोगों के चेहरे कई बार बदले, वे बेहद बदसूरत दिखने लगे और अंत में वे शर्मिंदगी से भाग गए। सास रुचिका क्रोधित हो गईं, दक्ष, हालांकि मिस्टर ये और बाकी 2 लोग हमारी मेज पर बैठे हैं, जो पहले से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ सीटें खाली हैं। तुम इतनी आक्रामक क्यों हो? वहाँ कौन बैठता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम उन्हें खाली कैसे छोड़ सकती हो? दक्ष ने कहा, खाली? मेरे अभी भी कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उन्हें उनके लिए बचा रही हूँ। सास ने भौहें चढ़ाईं और रितिका भी आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारे अभी भी दोस्त हैं? वे कौन हैं? दक्ष के अभी भी दोस्त हैं। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। रितिका भी अवाक रह गई और उसकी सास तो और भी ज़्यादा अवाक रह गई। रिश्तेदार और मेहमान सभी अचंभित रह गए। वे दक्ष को अंदर बाहर से जानते थे।
तुम एक निकम्मे दामाद 1 साल से शर्मा परिवार के साथ रह रहे हो, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। उसके मित्र कैसे हो सकते हैं? उसे पिंजरे में बंद पक्षी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हे, उसके दोस्त, क्या वे हाई स्कूल के कुछ सहपाठी हो सकते हैं? इस समय दूसरे घर के एक प्रमुख शाखा परिवार की बेटी आरती ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब वह स्कूल में था तो वह नीरस और ईमानदार था, उसका कोई दोस्त नहीं था। यहाँ तक कि उसके कॉलेज के रूम में भी शायद ही कभी उसके साथ बाहर जाते थे, जिससे पता चलता है कि ऐसा ईमानदार और नीरस व्यक्ति कितना अलोकप्रिय था। आरती ने हाल ही में ये भी सुना था कि दक्ष ने एक कक्षा के पुनर्मिलन में भाग लिया था और उन गरीब छात्रों के सामने एक शो पेश किया था। लेकिन उसने कभी यह नहीं माना कि ये दक्ष की क्षमता थी, बल्कि दक्ष ने शर्मा परिवार के प्रभाव का लाभ उठाया था। हे, निकम्मा दामाद, सबकी नज़रों का सामना करते हुए आरती ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दक्ष हाल ही में कुछ हाई स्कूल के सहपाठियों के करीब आ रहा है। वे शायद उसके घटिया सहपाठी हैं। अचानक सबको समझ आ गया। तो बात यही है, अगर वे उसके गरीब सहपाठी थे तो बात समझ में आती है। तुरंत ही सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे और यहाँ तक कि तीसरे चाचा ने भी चुपके से उसका उपहास किया। उसकी सास रुचिका असहाय और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना चेहरा ढकते हुए बोली, दक्ष, अगर वे तुम्हारे गरीब सहपाठी हैं तो उन्हें मत बुलाओ। वे दिखने लायक नहीं हैं। हमारा शर्मा परिवार सिर्फ इज्जतदार लोगों के साथ ही रहता है। अगर वे गरीब हैं तो वे हमारे साथ रहने के लायक नहीं हैं और ऐसी जगह पर मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हैं। रितिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उनके दिल में आह निकली। तो उसके अब भी अच्छे दोस्त हैं, वो हाई स्कूल के सहपाठी। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उनकी मदद कर सकता था। रितिका को दक्ष को निशाना बनाए जाने पर थोड़ा दुख हुआ, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसकी मदद नहीं कर रही थी। वह उठकर इस असहज स्थिति को कम करने में मदद करना चाहती थी, सारा दबाव अपने ऊपर लेना चाहती थी और दक्ष को इसे सहन नहीं करने देना चाहती थी। उसने महसूस किया कि दक्ष ज्ञान, अनुभव, वित्त, संबंधों और अन्य सभी पहलुओं के मामले में उससे कमतर था। वह शायद इतना बड़ा दबाव सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, जीदा, मुख्य बटलर जो बाहर मेहमानों का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार थे, ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सागरनगर शहर से लैनहाई के सीईओ वांग शिलिन बधाई देने आए हैं। तभी सभी ने देखा कि सागरनगर शहर के इस हाल ही में प्रसिद्ध हुए सीईओ को अपने 2 बेटों के साथ, जो अंगरक्षक जैसे दिख रहे थे, उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए देखा। दोनों बेटे एक बक्सा लेकर आ रहे थे जो काफी भारी लग रहा था और उन्होंने उसे बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। वांग शिलिन मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, बूढ़े मालिक, मैं वांग बिना बुलाए आ गया हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए मिंग राजवंश के अंत की एक दीर्घायु महिला की पत्थर की नक्काशी लाया हूँ, जिसे मेरे परिवार ने कई सालों से संजो कर रखा है। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा और किसी को बक्सा खोलने का आदेश दिया। वह सचमुच एक जन्मदिन मना रही महिला की पत्थर की नक्काशी थी, जो बहुत पुरानी लग रही थी। मिंग राजवंश की एक पत्थर की नक्काशी। तुरंत एक विशेषज्ञ संग्रहकर्ता आगे आया और प्रसन्न होकर बोला, सीईओ वांग, ये तो बहुत बड़ा उपहार है। पिछले साल डेलिन नीलामी में इसी तरह की एक पत्थर की नक्काशी $18 लाख से भी ज्यादा की ऊंची कीमत पर नीलाम हुई थी। इस 1.8 मिलियन से अधिक मूल्य की पत्थर की नक्काशी उपहार स्वरूप दी गई। इस व्यक्ति का उपहार संभवतः उपस्थित सभी लोगों में सबसे मूल्यवान था। यहाँ तक कि तीनों, श्री एक्यूई, सीईओ झांग और सीईओ कियान, ने केवल 1 या 2 सुलेख और पेंटिंग दी, जिनकी कीमत दसियों या सैकड़ों हजारों में थी, और बस। फिर भी सीईओ वांग ने वास्तव में 1 लाख से अधिक मूल्य की पत्थर की नक्काशी दी। ये सोचकर कि वांग शिलिन तीसरे घर के पास है, तीसरे घर के मुखिया रविंद्र शर्मा स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए और हंसते हुए अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए बोले, सीईओ वांग, आप बहुत दयालु हैं। मैं अपने पिता की ओर से आपकी दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए, आपके लिए यहाँ एक खाली सीट है। सीईओ वांग, कृपया मेरे साथ बैठिए और साथ मिलकर यह प्याला पीते हैं। उनके बगल में बैठे एक रिश्तेदार ने तुरंत उठकर अपनी सीट देने की पेशकश की। बाकी सभी लोग भी ईर्ष्यालु थे, क्योंकि वे जानते थे कि वांग शिलिन एक उभरता हुआ उद्यमी था, जिसका परिवार कुछ रहस्यमय था, लेकिन बहुत धनी था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ओल्ड मास्टर जी को भी जानता होगा। कुछ लोगों के मन में संबंध बनाने का विचार आया। जी शांगफेई की आंखें भी चमक उठीं, वो भी जाकर संबंध बनाना चाहता था। अगर ये व्यक्ति उसके खेमे में होता तो ये एक मजबूत गठबंधन होता। तब वह दूसरे घर के मुखिया को फंसाकर उसकी जगह ले सकता था। किसे पता था। हालांकि वांग शिलिन ने रविंद्र शर्मा की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं, तीसरे मास्टर। फिर रविंद्र शर्मा के मुस्कुराते हुए निमंत्रण के तहत वह एक सुंदर मोड़ लेकर अपने दोनों बेटों के साथ दक्ष के सामने आया। मिस्टर दक्ष, मैं यहाँ मुफ्तखोरी करने आया हूँ और मैं अपने पूरे परिवार को भी साथ लाया हूँ। हम प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय हर कोई दंग रह गया। हे भगवान,
आप, एक अमीर आदमी जिसने 10 लाख से अधिक मूल्य का उपहार दिया, कह रहे हैं कि आप मुफ्तखोरी कर रहे हैं। किसी ने भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन वे इस बात से अचंभित थे कि सीईओ वांग शिलिन ने वास्तव में रविंद्र शर्मा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और शर्मा परिवार के अन्य प्रमुख शाखा परिवारों के साथ साथ मुख्य घर के मुखिया को भी नज़रअंदाज कर दिया। वह दक्ष के पास आया और ये शब्द कहे, धत्तेरी की। वांग शिलिन वह दोस्त था जिसका दक्ष इंतजार कर रहा था। दक्ष मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, जब तुम यहाँ हो तो उपहार क्यों लाए हो? बैठ जाओ। वांग झेन, वांग नान, तुम दोनों भी बैठो। उन्होंने ऐसे बात की जैसे जूनियर्स का अभिवादन कर रहे हों, तथा वांग शिलिन के दोनों बेटों को भी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। दोनों थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन दक्ष और वांग शिलिन के समकक्ष होने के बारे में सोचकर उन्हें अपना अभिमान निगलना पड़ा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, हमें बाई परिवार का समर्थन प्राप्त है। बाईफू ने भी शांति से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, चिंता मत करो। हालांकि हमारा बाई परिवार तुम्हारे शर्मा परिवार के समान स्तर का है। मेरे पिता क्यूई संप्रदाय में साधना कर रहे हैं। अगर वह अपनी साधना में सफल होते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारे बाई परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। इसके अलावा हमारा बाई परिवार दक्षिण पूर्व प्रांत में बाईज्यू बेचने की योजना बना रहा है। अगर हम शिल्पा परिवार के साथ सहयोग पूरा कर लेते हैं तो हम निश्चित रूप से 4 महान परिवारों के स्तर तक पहुंच जाएंगे। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। दक्षिण पूर्व प्रांत के सागरनगार शहर से शिल्पा परिवार की सबसे बड़ी बेटी एवनी ओल्ड मास्टर को बधाई देने आई है। वाह! इस समय हर कोई दंग रह गया। लगभग आधे लोग खड़े हो गए और हर कोई प्रवेश द्वार की ओर हक्का बक्का होकर देखने लगा। उन्होंने देखा कि 2 लोग धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। इस दौड़ में सबसे आगे थी एवनी, जो दक्षिण पूर्व प्रांत के सागरनगार शहर में बाईज्यू अधिपति के नाम से मशहूर शिल्पा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। रितिका की तरह वह भी दक्षिण पूर्व प्रांत की 4 महान सुंदरियों में से एक थी। उसके पीछे उसका अंगरक्षक था ओल्ड म्यू। उनमें से किसी में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया था, या शायद दिंग चक्सी उस समय की तुलना में अधिक गरिमा में और सुंदर थी जब दक्ष ने उसे आखिरी बार देखा था। हर कोई दिंग चक्सी को घूर रहा था, संभलने में असमर्थ। तीसरे अंकल रविंद्र शर्मा फिर से खड़े हो गए। यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सागरनगार शहर के प्रमुख शिल्पा परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी पारिवारिक शक्ति 4 महान परिवारों से प्रतिस्पर्धा करती थी, व्यक्तिगत रूप से आकर उनका जन्मदिन मनाएगी। वह शिल्पा परिवार को नहीं जानता था और वह निश्चित रूप से इस जूनियर दिंग चक्सी को नहीं जानता था। क्या ये हो सकता है? बूढ़े मास्टर ने दक्ष को देखा और हितेश शर्मा की मेज पर सभी लोग बाईफू को देखने लगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शिल्पा परिवार आ गया और चित्रा भी वहां आ गई। बाईफू भी उत्साहित था, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दिल खोलकर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिल्पा परिवार को पता चलेगा कि मैं आज यहाँ हूँ और वे इतना सम्मान दिखाएंगे, जबकि मिस डिंग स्वयं आ रही हैं। हे, वो मुझे लेने ही आ रही होगी। जब वो मुझे इतना परेशान कर रही है तो मैं खुद जाकर उसका स्वागत करता हूँ।